वेल सो दोस्तों, नाउ दिस इज क्वेश्चन एंड डिस्कशन टाइम। आर यू रेडी? तो चलो, आईडीटी में इस बार 80 पार, 80 के नीचे सोचना ही नहीं है। और आई होप आप क्वेश्चन एंड डिस्कशन एंजॉय कर रहे होगे और डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। तो बोलो मेरे साथ इस बार, बोलो मेरे साथ इस बार 80 पार। पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे कि कांड कर देंगे, सब तरफ अपनी डिमांड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। आज हम जो है नया चैप्टर चालू करेंगे और नया चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स। सुनिए ध्यान से, नया चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स और फिर टीडीएस एंड टीसीएस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में आपको याद होगा, नहीं होगा तो मैं पढ़ाते रिवाइज कर दूंगा, साथ साथ में रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 7 पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके ऊपर मैंने टोटल 32 क्वेश्चंस लिए। अरे बाप रे, अच्छे खासे क्वेश्चंस लिए जो ICAI मटेरियल एग्जामिनेशन, RTP मॉक टेस्ट पेपर और अदर मेरे बनाए हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके अंदर है। तो चलो शुरू करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स पे, इस चैप्टर में हमारा डिस्कशन। पहला बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, व्हाट आर द पेमेंट ऑफ टैक्स टू बी मेड इन जीएसटी रिजिम। बच्चों, CGST, SGST, UTGST स्टेट गवर्नमेंट, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को, SGST स्टेट गवर्नमेंट को, इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो IGST का पेमेंट होगा। और इन एडिशन टू टैक्सेस आपको अदर टैक्सेस में TDS, TCS, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर एडिशनल पेमेंट्स आपको अप्लीकेबल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ाने जैसा। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ GST पेमेंट प्रोसेस? तो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम GSTN कॉमन पोर्टल आएगी फॉर ऑल मोड ऑफ पेमेंट, ये एक फीचर है। उसके बाद में फैसिलिटेशन फॉर टैक्स पेयर फॉर प्रोवाइडिंग हैसल फ्री एनी टाइम एनीवेयर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, बहुत सारे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। Convenience for making the payment online, logical tax collection data in electronic format, faster remittance of tax revenue to the government account। गवर्नमेंट अकाउंट को कैसा, सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट को फास्ट ट्रांसफर हो जाता है। पेपरलेस ट्रांजेक्शन, आपका पेपरलेस ट्रांजेक्शन भी रहेगा। स्पीडी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलिएशन, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर बैंक्स एंड वेयरहाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान। तो ये कुछ फीचर्स है GST पेमेंट के, मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछेंगे, पर रीड करके चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एक्सप्लेन द मोड ऑफ डिपॉजिट इन ई कैश लेजर। ई कैश लेजर में पैसा कैसे जमा होगा? अगर आपको सेक्शन 49 याद होगा, यस इट इज कवर्ड इन सेक्शन 49, तो आंसर में आप लिख सकते हो सेक्शन 49 रीड विथ रूल्स। तो इंटरनेट बैंकिंग होगा तो आप ऑथराइज बैंक में पैसा जमा कर सकते हो विदाउट कोई लिमिट। आप चालान के थ्रू ऑथराइज बैंक से आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू विदाउट लिमिट डिपॉजिट कर सकते हो। डेबिट कार्ड के यस कोई लिमिट नहीं, पर ये फैसिलिटी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। NEFT RTGS से पेमेंट कर सकते हो, पर OTC मतलब ओवर द काउंटर। ये ओवर द काउंटर पेमेंट क्या होता है कि जैसे आपने कैश, चेक या DD बैंक में लेके गए और GST की चालान PMT 06 चालान जो है वो बैंक में जाके दे रहे हो, तो वो ऑथराइज बैंक में दे सकते हो और 10,000 तक की अलाउड है। जनरली ये तब अलाउ होता है जब आपका कोई ऑनलाइन अकाउंट वगैरह नहीं है। तो ऑनलाइन अकाउंट वगैरह नहीं है तो तब आप इस तरह से ओवर द काउंटर जाके बैंक के थ्रू पे कर सकते हो, या बैंक के क्लार्क को आप ये दोगे। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है। हाउएवर, ओवर द काउंटर हम कितना भी पेमेंट कर सकते हैं इन 3 केसेस में। कौन सी 3 केसेस में? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पर्सन एस में बी नोटिफाइड बाय कमिश्नर इन दिस बिहाफ। जो भी कमिश्नर नोटिफाई करेगा वो केस में हम कितना भी यहाँ पे कर सकते हैं ओवर द काउंटर। प्रॉपर ऑफिसर, यहाँ PO का मतलब प्रॉपर ऑफिसर बेटा, और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम एनी पर्सन whether registered or not, including recovery mode through attachment और sale of movable और immovable property। जब किसी पर्सन की रिकवरी चालू होती है और रिकवरी में जो भी पैसा आएगा वो तो भर नहीं रहा है, ओके, तो हम ही जाके भरेंगे और वो ओवर द काउंटर पे किया जाएगा। और प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज फॉर द अमाउंट्स कलेक्टेड बाय वे ऑफ कैश
or check or demand draft during any investigations or enforcement activity और एनी एडॉक डिपॉजिट। तो वो सिचुएशन में भी आप जो है प्रॉपर ऑफिसर को कोई कैश मिला, चेक मिला, तो डायरेक्ट जाके डिपॉजिट कर सकता है। ये ओवर द काउंटर पेमेंट अलाउड है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, शुड अ टैक्सेबल पर्सन मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? नहीं, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको मिनिमम कैश लेजर में बैलेंस मेंटेन करना ही जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट आपका पैसा जो है यहाँ पे कोई दबा के लेने वाली नहीं है। जिस आइदर आप पहले भरो या जिस दिन आपकी ड्यू डेट आएगी उस दिन भी आप ये पैसा भर सकते हो। शुड द पेमेंट बी मेड ओनली फ्रॉम द अकाउंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन? क्या ऐसा है कि हमें पेमेंट जो करना है गवर्नमेंट को कैश लेजर में डिपॉजिट करना है, क्या वो मैं जो टैक्सेबल पर्सन हूँ उसके थ्रू होना चाहिए? वो भी ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं कि टैक्सेबल पर्सन के थ्रू ही होना चाहिए। और कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अकाउंट, कभी कभी तो हमारे भी आप पे हमारा काउंसलर, सीए, सीएमए या फिर यहाँ पे हमारा लॉयर जो है ये भी पेमेंट कर देता है, तो थर्ड पार्टी के थ्रू भी पेमेंट चल सकता है। नेक्स्ट भी छोटा सा क्वेश्चन है, ई कैश लेजर कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स? क्या ये सही है? नहीं। ओके, ई कैश लेजर जो है ये सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए नहीं, तो ये ओके साथ साथ में इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर पेमेंट पेबल अंडर दिस एक्ट सबके लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा, व्हाट आर द पॉसिबल डेबिट्स एंड क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? ये भी बहुत सिंपल है, क्या डेबिट और क्रेडिट हो गए? जो आपका कॉमन पोर्टल पे कैश लेजर बनता है उसमें क्या डेबिट और क्रेडिट हो गए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्रेडिट क्या होगा। आपने जो चालान के थ्रू पैसा दिया वो आपके कैश लेजर पे जमा होगा। आपका जो टीडीएस कटा सेक्शन 51 में, ओके, अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51, तो उसका पैसा जमा होगा। 52 में आपका जो टीसीएस कटा वो भी आपके कैश लेजर में जमा किया जाएगा। और रिवर्सल ऑफ अमाउंट डेबिटेड अर्लियर अकाउंट ऑफ फाइनल रिजेक्शन ऑफ रिफंड, मतलब कोई अगर आपने कैश लेजर से रिफंड क्लेम किया होगा और वो रिजेक्ट हो गया तो वो वापस पैसा आपका रिक्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट साइड में। उसके बाद में डेबिट क्या होगा? तो डेबिट डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, यहाँ से लाइबिलिटी रजिस्टर को पैसा चले जाएगा सेक्शन 49 के तहत कैश लेजर के थ्रू, यानी पहले क्रेडिट लेजर यूज होता है और उसके बाद में कैश लेजर के थ्रू पैसा चले जाएगा। नेक्स्ट, टुवर्ड द क्लेम फॉर रिफंड, अगर कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस है तो आपको याद होगा तो कैश लेजर का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो कभी भी, तो वो अगर रिफंड क्लेम किया होगा तो उतना अकाउंट आपका डेबिट किया जाएगा। डन। नेक्स्ट बड़ा सिंपल सवाल है, वेयर वन कैन सी द पेमेंट मोड इन जीएसटी पोर्टल? ठीक है, ऑल पेमेंट विल रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द पर्सन as the portal is common for CGST, SGST, UTGST or IGST. All payment will be reflected in a single electronic cash ledger. However, cross utilization may be allowed within the ledger. अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ऐसा, ठीक है, आपने CGST, SGST, IGST क्या पर एक ही कैश लेजर में आपको देखने मिलेगा। और अब पिछले 1.5 साल से एक नई फैसिलिटी आई है कि आप कोई भी मेजर हेड और माइनर हेड में आपने पैसा डाला होगा, तो मेजर हेड माइनर हेड में जो भी पैसा डाला होगा आप वो जो है यूटिलाइज किसी में भी कर सकते हो बाय फाइलिंग PMT 09 चालान। ठीक है, यही तो अमेंडमेंट थी लास्ट ईयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मटेरियल में है, Messrs PPC and company have availed input tax credit 42,500 during September under IGST head instead of availing 21 to 50 under CGST SGST head. Mr. X, accountant of the above entity, would like to use form GST PMT 09 for making the transfer from IGST head to respective CGST or SGST head. Examining the scenario and offer your comment. ठीक है, हाँ, तो अभी थोड़ा यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन थोड़ा वेग दिया है। इन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट 42,500
ठीक है, तो देखो यहाँ वो क्या कहते हैं, रूल 4910 में रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी in the electronic cash ledger to rather electronic cash ledger through PMT09. It is important to note that only amount available in electronic cash ledger can be transferred. ये बड़ा important है. To be respective head using PMT09 and not otherwise. Accordingly, the contention of accountant that not valid transfer of 42,500 from IGST to CGST head. ओके पॉइंट देखो क्या है कि पहले तो उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा है बेटा, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके कैश लेजर का बैलेंस नहीं होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके जो है क्रेडिट लेजर का बैलेंस होता है। तो क्रेडिट लेजर का बैलेंस PMT09 से ट्रांसफर नहीं होता है। ये जो फैसिलिटी आई है सेक्शन 4910 रिड विथ रूल 87 सब रूल 13, ये ओनली कैश लेजर की आई है, जिसमें आप कोई भी माइनर हेड और मेजर हेड का पैसा जो है आपने डिपॉजिट किया वो शिफ्ट कर सकते हो। तो ये सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन उन्होंने किया है कि ये आप शिफ्ट नहीं कर सकते दोस्तों। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मिस नित्या हैज फॉलोइंग बैलेंसेस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज ऑन 28 फरवरी एज पर द GST पोर्टल। उसके पास CGST का टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इतना है, ये CGST का था, ये SGST का है, ठीक है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और फी, और IGST का टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी फी, इतना बैलेंस उसके कैश लेजर में दिख रहा है। हर टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ February 20XX फॉर CGST एंड SGST वॉज ₹75,000 ईच, ठीक है, उसकी टैक्स लायबिलिटी फरवरी की 75,000 ईच है। She failed to pay the tax and contacted you as a legal advisor on 22nd April to advise her as how much amount of tax and interest she is required to pay. उसने ड्यू डेट को फरवरी के कोई भी टैक्स पे नहीं किया, और वो आपके पास आई और उसने ये पूछा कि यहाँ पे कि 12 अप्रैल को आई और क्या कोई टैक्स और इंटरेस्ट उन्हें देना है। She is required to pay if any by utilizing available balance to the maximum extent possible as per GST law. She want to pay a tax on 20th April. Other information, date of collection of GST on 18th February. Okay, 18th February को collection था. No other transaction after this up to 20th April 20XX. Ignore penalty for this transaction and no other balance is available. ये point जरूरी है, penalty ignore करो. No other balances are available. You are required to advise her with reference to legal provision with brief notes यहाँ पे ऑन द लीगल प्रोविजन एज अप्लीकेबल। तो पहले तो आपको देखना है कि उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 75,000 आ रही है और उसके कैश लेजर में बैलेंस है। क्रेडिट लेजर के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है 75,000 पूरा कैश लेजर से इसको देना है। तो CGST देना है, SGST देना है, तो देखते हैं क्या बैलेंस का स्टेटस आएगा। हाँ, हम बैलेंस एक में अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स और 18 फरवरी का जो आएगा वो 20 मार्च। हम ये अज्यूम करते हैं कि इन्होंने QRMP स्कीम जो रिटर्न चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो QRMP स्कीम आपका रिटर्न चैप्टर हुआ होगा तो ठीक, नहीं हुआ होगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसमें क्वार्टरली पेमेंट है जिसमें ड्यू डेट अलग अलग है, पर अभी हम समझते हैं कि ये भाई ये बंदा मंथली पेमेंट में और जिसकी ड्यू डेट 20 तारीख को आ रही है। अगर 20 मार्च तक का नहीं पे किया तो 18% का इंटरेस्ट लगता है एज पर सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट। इन गिवन केस सिंस मिस नित्या वांट टू पे टैक्स ऑन 20th अप्रैल इंटरेस्ट पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ CGST और SGST, तो उन्होंने इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है कि भाई 1147 इंटरेस्ट है एज पर सेक्शन 4910। अगर ये सेक्शन याद रह जाए तो अच्छी बात है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस है कि भाई आप जो भी बैलेंस है कैश लेजर का, अब टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एक कैश लेजर से दूसरे कैश लेजर के हेड में ट्रांसफर कर सकते हो। दस अमाउंट एंटर अंडर द माइनर हेड। देखो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप कोई भी अमाउंट, इंटरेस्ट का पैसा टैक्स में, टैक्स का पैसा इंटरेस्ट में, CGST का इंटरेस्ट का पैसा IGST के टैक्स में, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा, पहले कह रहा हूं अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा। Thus, amount entered under any minor head, tax, interest, penalty, or major heads of electronic cash ledger can be transferred to any other major head and minor head. Consequently, cross-utilization among major head and minor head is also possible. Thus, Ms. Nitya is liable to pay following amount of tax.
उसकी टैक्स लाइबिलिटी 75,000, जिसका इंटरेस्ट 1147, 75,000 1147 जो हमने अभी ऊपर निकाला। बैलेंसेस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, टैक्स में 40,000 था, इंटरेस्ट में 1,000 था, इधर टैक्स में 80,000 और यहाँ पे इंटरेस्ट में 400 रुपये। अगर आप देखो तो पहले तो आपने रिस्पेक्टिव बैलेंस यूज़ कर लिए, ये रिस्पेक्टिव बैलेंस यूज़ कर लिए, इंटरेस्ट का रिस्पेक्टिव बैलेंस आपने यूज़ कर लिया। फिर आपने प्रेजेंटेशन का तरीका जरूर देखना। फिर आपका शॉर्टफॉल आ रहा है यहाँ पे 35,000 या 147 नील और 747। अब आप कोई भी माइनर हेड से ले सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो आपने जो 35,000 है शॉर्टफॉल आ रहा है फ्रॉम कैश लेजर, तो ये मैंने आईजीएसटी के मेजर हेड से लिया। मतलब आईजीएसटी के मेजर हेड में मेरे पास टैक्स 45,000 था, तो मैंने यहाँ से उठाया जो मुझे रिक्वायरमेंट थी। ओके, सफिशिएंट बैलेंस था तो मैंने यहाँ से ले लिया। और फिर इंटरेस्ट का पैसा मैंने नोट दिए, आप कहीं से भी ले सकते हो। इवन ये मेरा लिखना है कि भाई मैं यहाँ पे आईजीएसटी के इससे ले रहा हूँ, आईजीएसटी के टैक्स से मैं इंटरेस्ट भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। अब उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आपको स्पेसिफाई करना है। तो 140 शॉर्ट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम कैश लेजर बाय माइनर हेड, पेनल्टी ऑफ मेजर हेड सीजीएसटी, वो पेनल्टी से लिया। कि ये आपका आंसर स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज हो सकता है, जिसको जहां से लेना है। जैसे आईजीएसटी मेरे पास 45,000 था, तो मैं पूरा आईजीएसटी से उठा लूँ, मुझे जो जरूरत है पूरा आईजीएसटी खत्म कर देगा, तो आईजीएसटी से भी मैं उठा सकता हूँ। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि टैक्स का पैसा टैक्स में होगा। टैक्स का पैसा इंटरेस्ट में भी शिफ्ट हो सकता है, टैक्स का पैसा और किसी में भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, 747 माइनर हेड ऑफ मेजर हेड से ट्रांसफर किया गया। ठीक है, ये टैक्स से लिया गया। सिंस देर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इंट्रा हेड इंटर हेड ट्रांसफरेबल बैलेंस ऑफ कैश लेजर अपॉन द टैक्स पर डिसाइड वॉट एवर द अकाउंट ऑफ शॉर्ट हैज टू बी मेड गुड। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपका आंसर यहाँ पे बदल सकते हैं। ठीक है, मैंने लिया, आपके आंसर कुछ भी यहाँ हो सकता है, आप कोई भी हेड से उठा सकते हो। चलो, what is the procedure for payment of tax for a casual taxable person or NRTP person who is required to pay tax advance for obtaining registration? ख्याल रहे, सीटीपी और एनआरटीपी के अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, पर उनको रजिस्ट्रेशन मिलता भी नहीं है जब तक वो टैक्स पे नहीं करते हैं, तो उनको टैक्स पेमेंट करने के लिए कॉमन पोर्टल से एक टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। और वो जो टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है बेटा, और कि उसके बेस पर सीटीपी और एनआरटीपी जो है यहाँ पे टैक्स पे करेंगे। चलो, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ चालान ऑफ पीएमटी 06 जनरेटेड एट कॉमन पोर्टल? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 दिन की वैलिडिटी रहती है। अगर आप चालान जनरेट करते हो और सेव करके रखते हो तो 15 दिन तक वो वैलिड रहता है। 15 दिन में वो चालान कभी भी आप एक्टिवेट करके पे कर दो। ठीक है, एक्टिवेट करके मतलब मेरा वर्ड है, वो सेव ही रहता है, बस आपको पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन ब्रीफ, सीपीआईएन, सीआईएन, ईएफपीबी वगैरह। तो ये क्वेश्चन देखो इंटर लेवल पे हो गया, आप तो बहुत अच्छी बात है, पर फाइनल लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीपीआईएन एक चालान आइडेंटिफिकेशन जनरेट होता है जब आप चालान जनरेट करते हो कॉमन पोर्टल पे, जो 15 डेज तक वैलिड रहता है। सीआईएन चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब आप बैंक से पेमेंट करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सीपीआईएन प्लस 4 डिजिट, जो भी आपका सीपीआईएन है, ऐसे 14 डिजिट होता है। 14 डिजिट का सीपीआईएन प्लस 4 डिजिट, ऐसे 18 डिजिट का आपका कि सीआईएन जनरेट होता है। ये सीआईएन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो भी पेमेंट है उसका एक प्रूफ है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करना है, तो आपने पेमेंट किया कि नहीं किया, उसका एक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ओके, आपका पैसा आरबीआई ऑथराइज बैंक ऑफ आरबीआई के थ्रू पेमेंट होता है, और जब गवर्नमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो ये नंबर जनरेट किया जाता है। ठीक है, EFPB स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। ये यहाँ पे ब्रांच जो बैंक की ब्रांच है उसके लिए ये नंबर होता है। ठीक है, तो दिया है, आप ये रीड कर सकते हो। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ पर्सन यूज हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है वो सिर्फ आपके आउटपुट टैक्स पेमेंट के लिए यूज किया जाता है।
तो ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट पेनल्टी पेमेंट और पेमेंट अंडर आरसीएम भी जो है वो आउटपुट टैक्स पेमेंट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस जो है इसके लिए यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि रिवर्स चार्ज में जो भी आप टैक्स पे करते हो, ओके, वो टैक्स का आपको रिवर्स पे करने के बाद उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में व्हाट आर द पॉसिबल डेबिट एंड क्रेडिट्स इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्रेडिट तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर रहे हो आपके जीएसटी आर 2A में अपडेट हुआ है, 2B में अपडेट हुआ है, और जो आपके जीएसटी आर 2A 2B में अपडेट हुआ है वो आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हो। ये 2B एक नया कंसेप्ट आया है जो आपके एग्जाम को लागू है, तो ये जीएसटी आर 2B कंसेप्ट में आगे पढ़ा होगा, पर जस्ट एक ही कि आप जो जीएसटी आर 2A 2B में क्लेम कर रहे हो यहाँ पे वो क्रेडिट, प्लस अगर आपने कोई आईटीसी का रिफंड क्लेम किया होगा और वो रिजेक्ट किया होगा तो रिजेक्ट करने के बाद वापस वो क्रेडिट हो जाता है। ये आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी इसको डेबिट करना पड़ेगा, और अगर आपने कोई रिफंड क्लेम किया होगा तो उस रिफंड क्लेम के लिए भी वो डेबिट हो जाता है अगर आपको रिफंड ग्रांट हो गया है, ठीक है। एक्सप्लेन द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इसमें तो आप बहुत ट्रेन हो, ठीक है। आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में फिर कोई भी एनी प्रोपोर्शन में आप यूज कर सकते हो। सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी आईजीएसटी, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी आईजीएसटी, लेकिन क्रॉस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी नॉट अलाउड, ठीक है। और लॉ ये भी कहता है कि पहले आईजीएसटी का आप एग्जॉस्ट करो, आईजीएसटी का एग्जॉस्ट करने के बाद ही आप क्रेडिट जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज कर सकते हैं, इसमें भी कोई खास बात है नहीं, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आ सकता है। कैश लेजर जो है इट कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और अदर पेमेंट्स, तो ये सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज होता है। ओके, यहाँ पे क्रेडिट टू बी लेजर विल बी थ्रू चालान, चालान हम पैसा चालान के थ्रू डिपॉजिट करते हैं जो पैसा जमा होता है। यहाँ आपका जो है क्रेडिट आता है आप जो क्लेम करते हो जीएसटीआर 1A में या 1B में। रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर कैन बी अप्लाइड थ्रू जीएसटीआर 03 04 07। ओके, तो आप नॉर्मल रिटर्न से रिफंड क्लेम कर सकते हो, तो यहाँ ऐसा नहीं है, इसके लिए रिफंड लिमिटेड केसेस में मिलता है और वो भी आपको स्पेशल अप्लाई करना पड़ता है इन RFD 01। ओके, वो फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ आउटवर्ड कंपेंसेशन सेस। नहीं। ओके, जीएसटी के क्रेडिट आपके जीएसटी कंपेंसेशन सेस में यूज नहीं होते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी के सेस आपके जीएसटी कंपेंसेशन सेस में यूज नहीं होते हैं, पर हाँ आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं सेस का क्रेडिट सेस में मिलता है, पर आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का क्रेडिट सेस में नहीं मिलता है, ठीक है, पर सेस का क्रेडिट सेस में अलाउड है। नेक्स्ट बेटा, कैन कंपेंसेशन सेस बैलेंस बी यूटिलाइज टुवर्ड पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन सेस। यस, ओके, ये अलाउड है, कंपेंसेशन सेस का क्रेडिट कंपेंसेशन सेस में अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मिस्टर जेटली बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र attend a conference organized at Delhi for which he booked a room for his stay at hotel Iris located in Lakshmi Nagar, Delhi। बंदा महाराष्ट्र का है, दिल्ली में रुका है। प्रॉपर्टी बीइंग लोकेटेड एट दिल्ली, रेज अ बिल एंड चार्जेस सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल एट दिल्ली अकॉर्डिंग टू मिस्टर जेटली एज पर द प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। डिटरमाइन वेदर क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज एट दिल्ली कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन महाराष्ट्र। नहीं। मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पे यहाँ स्पेशल गो सीबीआईसी का ट्वीट है जिसमें क्लियर कहा है कि एक स्टेट की सीजीएसटी एसजीएसटी की क्रेडिट आप दूसरे स्टेट के सीजीएसटी और एसजीएसटी में नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो या ये सिचुएशन में दिल्ली में जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा उसका क्रेडिट आप महाराष्ट्र के इसमें आईजीएसटी वगैरह में भी नहीं ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट भूल ही जाओ, इट बिकम अ कॉस्ट, आपकी वो कॉस्ट हो जाएगी। आपका मन माने या ना माने, मुझे प्लीज व्हाट्सअप मत करना, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। चलिए,
यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है। मिस्टर जॉर्ज, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एट केरला who pays GST under regular scheme has made the following transaction exclusive of taxes during April. न्यू दिल्ली परचेज सेल्स, त्रिवेंद्रम परचेज और सेल्स, टोटल यहाँ पे दिया है। जीएसटी रेट यहाँ पे तो वो केरला का है, इसलिए यहाँ सेकंड में परचेज सेल में 9% इस दिया है क्योंकि इंट्रास्टेट है। दिल्ली को जो बेच रहा है वो इंट्रास्टेट है। He has complied with all the conditions for availing ITC and has following ITC credit on 1420XX. उसके पास क्रेडिट है, ITC क्रेडिट भी है और इंटरेस्ट पेनल्टी में बैलेंस है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम पूछा गया था इसमें ये समझना कि ये आपके ई क्रेडिट लेजर के है और ये ई कैश लेजर है। हाँ, ई कैश लेजर, इसको ऐसा इंटरप्रेट करना। प्रॉब्लम पूछते वक्त इंस्टीट्यूट की गलती हो गई क्योंकि आईटीसी में आपके जो है इंटरेस्ट और पेनल्टी के क्रेडिट्स नहीं होते, वो ई कैश लेजर के इंटरप्रेट करके चलना है। तो सर हमें एग्जाम में ऐसा हो गया तो हम क्या सोचेंगे। अब बेटा देखते जो जिसका ये क्लैरिटी है कंसेप्ट की वो खुद ही लगाएगा कि ये कैश लेजर के क्रेडिट है। Compute net CGST, SGST, IGST payable by Mr. George during April 20XX. Will your answer differ if declaration in PMT 09 have been given? PMT 09 में डिक्लेरेशन गया तो CA फाइनल में 19 न्यू में आया गया, क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल था। ओके, तो आपको हमारा वो क्रेडिट यूटिलाइजेशन जैसा टेबल बनाना है। आपको जो है यहाँ पे नेट लाइबिलिटी निकालनी है। नेट लाइबिलिटी में जो भी सेल्स किया यहाँ पे आउटसाइड केरला किया उसके ऊपर IGST त्रिवेंद्रम में किया जो तो इंट्रा स्टेट हुआ तो इंट्रा स्टेट पे CGST SGST ये आपकी टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है। उसके बाद में यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन अगर आपको याद होगा तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपका अप्रैल 20XX कर देना अगर आपके इसमें नहीं किया होगा तो 20XX का क्रेडिट यूटिलाइजेशन बेटा यहाँ पे 1,90,000 जो है IGST आपके पास है, उसका पूरा हम IGST में यूज़ करेंगे। एक्सेस बैलेंस आपकी मर्जी, आप CGST SGST में किसी में भी यूज़ कर सकते हो। CGST का बैलेंस पहले CGST में अगर रहा तो फिर IGST में पर ज़रूरत नहीं है, और ये SGST में, यानी अभी भी आपका 9,500 और ये 19,500 जो है आपका यहाँ पे नेट टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है। अच्छा, नेट टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, इसमें आपके पास कैरी फॉरवर्ड कितना आ रहा है? तो कैरी फॉरवर्ड भी कुछ नहीं है, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है। तो चलिए, अब मैंने क्रेडिट यूटिलाइजेशन बताया, पर सवाल ये कि ये क्रेडिट आया कहाँ से, ये क्रेडिट जो है हमने लिया कहाँ से? तो ये क्रेडिट बेटा, क्रेडिट का एक टेबल बनाना है आपको, और क्रेडिट का ये कि आपकी परचेसेस ये है, ओके, आपकी परचेसेस ये है, और 1/4 को आपका ओपनिंग बैलेंस ये है, ओपनिंग बैलेंस ये है। तो मैंने एक टेबल बनाया कि भाई ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC 1,30,000 मतलब IGST CGST SGST, परचेसेस का 90,000 का, ये त्रिवेंद्र ये CGST SGST, ये इस तरह से मेरे पास यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हुआ है। ओके, ये 20XX कर लेना। तो इस तरह से मेरा आपके पास बैलेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब PMT 09 चालान से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। PMT 09 चालान तब बहुत काम आता है जब तुम्हारे पास एक्सेस सॉरी आपका पेबल आ रहा है ना, हाँ पेबल आ रहा है। तो PMT 09 चालान से आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हो। कैसा हेल्प ले सकते हो PMT 09 चालान से? क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट और पेनल्टी का बैलेंस बाकी पड़ा हुआ है। इंटरेस्ट और पेनल्टी का बैलेंस अगर आपके पास बाकी पड़ा है तो आप ये जो आपकी पे लाइबिलिटी आ रही है उसके अंदर आप शिफ्ट कर सकते हो 9,500 और 19,500। तो ऐसे सिचुएशन में देखो दूसरा आंसर, अगर आप PMT 09 चालान सबमिट करते हो तो डेफिनेटली आपके पास बैलेंस है इंटरेस्ट हेड में 5,000 रुपये, पेनल्टी हेड में 1,500 रुपये, यानी टोटल आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है 6,500 रुपये, और आपकी लाइबिलिटी 29,000 आ रही है। तो ये 29,000 पे करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब जो है बैलेंस 22,500 का, इसका मतलब बैलेंस 22,500 ही आपको पेबल आएगा अगर आप टैक्स हेड में इंटरेस्ट और पेनल्टी को शिफ्ट कर देते हो। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, और इसमें मार्क्स जो है ना बेटा,
इसको मार्क्स थे 2 मार्क, इसको मार्क्स थे, यहाँ पे क्रेडिट आपने 2 मार्क, और PMT09 पे जिसने ये आंसर दिया होगा उसको 1 मार्क था। ऐसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रेजेंटेशन जरूर करके देखना, डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। ठीक है, चलिए बेटा ये प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे रियान एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, is in the business of manufacture of perfumes in the Madhya Pradesh. It submits the following information pertaining to June 20XX. ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस इनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में IGST, CGST और SGST का दिया हुआ था। इनकी परचेसेस थी इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलग अलग केसेस में। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम ए कोलकाता से आया, और ये जो है अगर आप देखते हो तो ये मध्य प्रदेश का है। तो नौ पहला IGST का परचेस है, दूसरा रॉ मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम बी लिमिटेड इंदौर, ये लोकल परचेस है, तो ये इंटरस्टेट हुआ, ये इंट्रास्टेट हुआ, जो भी है। रेंट ऑफ इंदौर ऑफिस पेड टू सी लिमिटेड मुंबई, ठीक है। उसके बाद में रेंट टू इंदौर फैक्ट्री पेड टू डी लिमिटेड भोपाल, वो भी MP का ही है। पैकिंग मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम ई लिमिटेड नागपुर। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 प्लस GST। कंसल्टेंसी फीस पेड टू लोकल कॉस्ट अकाउंटेंट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। फ्रेट फॉर इंदौर ऑफिस स्टाफ रिसीव्ड फ्रॉम F लिमिटेड रिटेल इन इंदौर, टैक्सेबल वैल्यू बिफोर 3.5% डिस्काउंट। यहाँ पे सेल्स में आउटवर्ड सप्लाई आपका दिया गया है 1000 यूनिट सप्लाइड टू जी लिमिटेड एट न्यू दिल्ली, इंटरस्टेट सप्लाई हुआ है। दूसरा 6000 यूनिट भोपाल का सप्लाई है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ GST पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर June 20XX. Give the breakup of CGST, SGST and IGST. Assume that all relevant conditions are satisfied, but consultancy fees to the extent of 50% is utilized for personal benefit of Rian. तो कंसल्टेंसी फीस में आपको पूरा ITC नहीं मिलेगा, 50% ITC आपको मिलेगा। तो इसमें प्रेजेंटेशन पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। पहले तो आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट बना लो। दो उसने आउटवर्ड सप्लाई किए हैं, पहले इंटरस्टेट किया है 10 लाख का किया है जिसके ऊपर IGST लगेगा, तो 10 लाख का 18% 1,80,000 का IGST लगेगा, और 70 लाख का इंट्रास्टेट किया है जिसके ऊपर CGST और SGST लगेगा 9%। ये उसका आउटवर्ड टैक्स बन गया, ये हमारे हाथ में आ गया, ठीक है। अब एक इनवर्ट टैक्स का अलग से स्टेटमेंट बनाओ और फिर हम नेट लायबिलिटी देखेंगे। इनवर्ट टैक्स का अगर आप स्टेटमेंट बनाते हो तो आपके पास ओपनिंग पहले IGST लो, फिर CGST, फिर SGST, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, 1 लाख और 1,87,000 आपने लिया। अब आपकी एक एक परचेस लो। आपने कोलकाता, आप क्वेश्चन पे देखते जाओ, मैं आंसर पे यहाँ लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन पे देखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कोलकाता से परचेस किया, इंटरस्टेट है, IGST का आपको 12% के हिसाब से बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सप्लाई फ्रॉम बी इंदौर है, इंट्रास्टेट है, तो उसके ऊपर अगर आप GST निकालोगे तो आप GST कैलकुलेट करके तो ये 5,000 उसका GST मिल जाएगा। रेंट ऑफ ऑफिस या भी देखो, रेंट ऑफ ऑफिस जो है जो इंदौर में था उसके ऊपर 5,400 CGST है। अब देखो यहाँ पे CMA इंस्टीट्यूट ने जो इंदौर ऑफिस है, ओके, इसका इंट्रास्टेट ट्रीट किया है और CGST SGST लगाया है, जबकि ये जो C लिमिटेड है मुंबई, तो पार्टी मुंबई की है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है यहाँ पे मुंबई का दिया हुआ है, पार्टी मुंबई की है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये IGST एक्ट में मैं क्लियर कर दूंगा, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंदौर में है। तो मेरे हिसाब से ये इंटरस्टेट होना चाहिए क्योंकि LOS और POS जो है डिफरेंट स्टेट में है, पर इन्होंने आंसर में इंट्रास्टेट लिया है, आई डोंट नो क्यों लिया है। शायद उन्होंने ये अज्यूम किया है कि भाई ये C लिमिटेड का यहाँ कोई ऑफिस जो है ये इंदौर में माना जाएगा, और अगर उनका कोई ऑफिस इंदौर में माना जाएगा तो वो इंट्रास्टेट माना जाएगा, तो ऐसा प्रिज्यूम किया गया है, और इसके ऊपर CGST SGST का क्रेडिट लिया हुआ है। पर चलो ठीक है, अभी जो दिया है वो क्या करें, उसका ऑप्शन नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये IGST में होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो फैक्ट्री और डी मध्य प्रदेश का ही है, तो ये इंट्रास्टेट है, तो इसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे फैक्ट्री का रेंट मिल जाएगा।
पैकिंग मटेरियल नागपुर से आया, महाराष्ट्र आया, इंटरस्टेट आएगा। फिर कंसल्टेंसी फीस, कंसल्टेंसी फीस 50% जो यूज़ की गई वो आपकी इस किसके लिए यूज़ की, पर्सनल पर्पज़ के लिए। तो 50% कंसल्टेंसी फीस अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ की गई है तो ऐसे सिचुएशन में मेरा ये मानना है कि आपको टोटल आईटीसी का 50% ही मिलेगा। अब फ्रिज के बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन में फ्रिज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फ्रिज जो है इन्होंने यहाँ पे वैल्यू जो दी है बिफोर डिस्काउंट दी है। मतलब क्या, आपको डिस्काउंट मिलने के बाद की वैल्यू है यानी 70,500 ओके इंटू 3.5% माइनस इक्वल्स टू, यानी आपकी जो वैल्यू आएगी वो 72,857 आएगी। उसका 28% अगर मैं लूँ, उसका 28% अगर मैं लूँ तो ये आएगा 20,400 उस डिवाइडेड बाय 2 ओके, तो ये आएगा 10,200। और ये फ्रिज जो है यहाँ पे इंदौर से ही लिया गया इसलिए ये इंट्रा स्टेट रहेगा। तो 10,200 जो है डिस्काउंट काटने के बाद जो जीएसटी आएगा उतना आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये आपके पास क्रेडिट जमा हो गए। अब ये जो क्रेडिट आपके जमा हुए तो अब हमारा नेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट, आपका आउटपुट टैक्स दे दिया गया, तो इतना आईजीएसटी, इतना सीजीएसटी, उतना एसजीएसटी, यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर दो ओके, और जो नेट लायबिलिटी आएगी वो गवर्नमेंट को पे कर दो, दैट्स इनफ ओके। तो ये जो है सिंपल प्रॉब्लम था ओके। यहाँ पे थोड़ा मैं ये प्रॉब्लम में जो आंसर दिया गया इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि ये जो फैक्ट ऑफिस रेंट है मेरे हिसाब से आईजीएसटी में आना चाहिए था, पर उन्होंने सीजीएसटी एसजीएसटी में लिया है। तो शायद ये प्रिज्यूम किया होगा कि ऑफिस जो है यहाँ पे है, पर आपने एग्जाम में अगर आपको आता है तो आप आईजीएसटी लो तो भी चलेगा, क्योंकि वो आईजीएसटी का ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। डन, चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, मिसेस नेपच्यून एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। दे हैव मेड अ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹84,50,000 ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, यानी विदाउट बॉन्ड उन्होंने एक्सपोर्ट किया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। द रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54 फॉर अबव सप्लाई हैज बीन रिजेक्टेड बाय प्रॉपर ऑफिसर, रिफंड रिजेक्ट कर दिया गया। मिस्टर ए, अ टैक्सेशन मैनेजर ऑफ फर्म, हैज सॉट a recrediting electronic credit ledger as per the provision of rule 86 for above rejection. Examine the scenario and offer your comment. अब यहाँ पे पहली बात तो जीरो रेटेड सप्लाई का आपको रिक्रेडिटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो तब होगा ना बेटा ओके, जब यहाँ पे आपने क्रेडिट का रिफंड क्लेम किया हो और उतना डेबिट किया हो, या आपके आउटपुट टैक्स का रिफंड था। तो ऐसे सिचुएशन में आउटपुट टैक्स के लिए आप जो है या आउटपुट टैक्स के लिए आप रिक्रेडिट नहीं कर सकते हो। बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है। जीरो रेट सप्लाई आपका आउटपुट टैक्स था और उसका रिफंड मिलता है, पर वो रिजेक्ट हो गया। अगर वो रिजेक्ट हो गया तो आपका क्रेडिट लेजर कैसे रिक्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट लेजर जब डेबिट हुआ ही नहीं तो रिक्रेडिट कैसे होगा। तो ये सिचुएशन में आपका क्रेडिट लेजर रिक्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपकी लाइबिलिटी है। फिर अगर जीरो रेट रिजेक्ट हो गया तो फिर तो आपकी लाइबिलिटी है। हाँ, उसके लिए कोई क्रेडिट यूज हुआ होगा तो वो हो गया, सो हो गया, क्रेडिट यूज हुआ होगा, लेकिन आपने आईटीसी का तो कोई रिफंड नहीं क्लेम किया इसके अंदर। हाँ, अंडर बॉन्ड होगा, मतलब आईजीएसटी एक्ट में कंसेप्ट है कि अंडर बॉन्ड दिया है तो फिर आईटीसी का क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस। देखो, रूल 86 of CGST rules provide that where registered person has claimed a refund of any unutilized amount from electronic credit ledger in accordance with the provision of section 54, the amount to the extent of claim shall be debited to said ledger। यानी आपने अगर क्रेडिट लेजर में कोई अमाउंट होगा उसका रिफंड क्लेम हुआ होगा तो वो डेबिट होगा। If refund so file rejected either fully or partly, amount so debited to the extent of rejection shall be recredited to electronic credit ledger। जो क्रेडिट लेजर का रिफंड क्लेम किया था अगर वो सैंक्शन नहीं हुआ तो फिर से रिक्रेडिट होगा। इन प्रेजेंट केस मिसेस नेपच्यून एंड कंपनी हैव मेड अ जीरो रेटेड सप्लाई विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ₹10,14,000। The refund for the same has been rejected by proper officer. Therefore, contention of Mr. A is not sustainable as debit entry in electronic credit ledger has not been made as per rule 86 towards refund of any unutilized amount। मतलब ये जो डेबिट हुआ है ये कोई डेबिट एंट्री रूल 86 सब रूल 3 के थ्रू थोड़ी हुई है कि आपको आईटीसी का थोड़ी रिफंड दिया है, वो तो आपका आउटपुट टैक्स का रिफंड कैंसिल हुआ है।
Supply made during May by Mrs. Neptune and Company is on payment of IGST. Therefore, provision laid out in the sub rule 86(4) shall not be applicable. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आने के पूरे पूरे चांसेस. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर? ये जो है आपका जो भी टैक्स लाइबिलिटी होगी, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ये पीरियड, प्रीवियस पीरियड, कोई डिमांड ऑर्डर के थ्रू टैक्स लाइबिलिटी होगी, तो वो आपके रिकॉर्ड होती है टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर, जो PMT 01 में मेंटेन किया जाता है. देखो, ऑल लाइबिलिटीज ऑफ टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर. ऑल लाइबिलिटीज अंडरलाइन करना कि आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में मेंटेन होता है, which is maintained by common portal in from GST PMT 01 for each person liable to pay tax, interest and penalty, late fee, and any other amount that common portal or all amount payable by him shall be debited to said ledger. सेड लेजर, कोई भी अमाउंट, इंटरेस्ट हो, टैक्स हो, पेनल्टी हो, फीस हो, या इस एक्ट में जो भी अमाउंट उसकी पेबल है वो डेबिट होगी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. इज देयर एनी ऑर्डर इन विच लाइबिलिटी ऑफ पर्सन शैल बी डिस्चार्ज और इट कैन बी अप्रोप्रिएटेड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेयर? नहीं, जब भी लाइबिलिटी रजिस्टर में आपका पैसा यूज किया जाएगा तो ये ऑर्डर दी गई है, ये लर्न करना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. नो, एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज इन फॉलोइंग ऑर्डर: सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड. तो आपकी कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में जैसे ही पैसा आएगा तो सबसे पहले वो एडजस्ट होगा, पुराने कोई ड्यूज हो गए, जो पुराने रिटर्न आपने फाइल किए उसके ड्यूज हो गए तो उसमें एडजस्ट होगा आपका टैक्स या अदर ड्यूज. फिर करंट टैक्स पीरियड के रिटर्न के ड्यूज में एडजस्ट हो गए जो आपने खुद ही सेल्फ असेस करके दिया है, सेल्फ असेस करके दिया है, और बाद में कुछ बचेगा तो डिपार्टमेंट ने जो भी यहाँ पे डिमांड ऑर्डर आपके अगेंस्ट में लगाई होगी, रिकवरी ऑर्डर आपके अगेंस्ट में लगाई होगी अंडर सेक्शन 73, 74, तो उसके अगेंस्ट में एडजस्ट किए जाएंगे दोस्तों. नेक्स्ट देखो बेटा, PQR लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग टैक्स लाइबिलिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट: टैक्स लाइबिलिटी ऑफ CGST, SGST, UTGST, IGST फॉर सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द अगस्त की 1 लाख की लाइबिलिटी है. इंटरेस्ट पेनल्टी, डिलेड पेमेंट एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न बिलोंगिंग टू अगस्त 20,000 है. टैक्स लाइबिलिटी ऑफ CGST, SGST, UTGST, IGST फॉर सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द September 20XX. ओके, September 20XX. तो यहां पे उसकी टैक्स लाइबिलिटी सितंबर की है 1,20,000. इंटरेस्ट पेनल्टी सितंबर का है. डिमांड रेस, जुलाई का एक डिमांड 2017 का रेस किया डिपार्टमेंट ने 8 लाख. डिमांड रेस एज पर ओल्ड प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कोई पुरानी वैट और एक्साइज की प्रोविजन, उसके 1 लाख रुपए. अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करना. PQR Limited has 5 lakhs in electronic cash ledger. Suggest PQR Limited to discharge his liability. अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि यहाँ पे अगस्त और सितंबर, तो हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि सितंबर हमारा करंट टैक्स पीरियड है. तो करंट टैक्स पीरियड सितंबर है, तो पहले जो तुम्हारी सेल्फ असेस लाइबिलिटी अगस्त की थी वो डिस्चार्ज होगी, फिर सितंबर की डिस्चार्ज होगी, फिर बैलेंस होगा तो यहाँ पे या डिमांड इसका 73, 74 का डिस्चार्ज होगा, और फिर पुरानी लाइबिलिटी आपकी कोई होगी तो वो डिस्चार्ज होगी. तो ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर यूज करते वक्त ऑर्डर कैसा यूज किया जाएगा, तो ध्यान से देखिए. आपके पास 5 लाख का बैलेंस है, इसमें आप पहले तो अगस्त की टैक्स लाइबिलिटी और अदर ड्यूज क्लियर करोगे, 1,20,000 गया. फिर सितंबर का सेल्फ असेस टैक्स और लाइबिलिटी क्लियर करोगे, ये इसमें गया. उसके बाद कोई बैलेंस होगा तो आप डिमांड से ओके एडजस्ट करोगे, तो अब आपकी नील होगी. तो इस तरह से कैश लाइबिलिटी जो है आपका, ये कैश लेजर यूज हो गया. और 5,60,000 जो है ये 73, 74 की डिमांड ऑर्डर आपकी बाकी है अभी भी, तो वो डिमांड ऑर्डर फिर आपको पे करनी की पड़ेगी और पुरानी डिमांड ऑर्डर पर लाइबिलिटी रजिस्टर
ओके, जब भी कैश बैलेंस आएगा आपके लेजर में तो कैश बैलेंस कैसे यूज किया जाएगा ये मैंने आपको यहाँ बताया, फॉर डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, और इस ऑर्डर में आपको अपना लाइबिलिटी रजिस्टर यूज करना है। इज इट क्लियर, यस और नो? चलो अच्छा प्रॉब्लम था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट आर द पॉसिबल डेबिट्स एंड क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर? बहुत सिंपल है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट तो पहले तो आपको कैश लेजर में, कैश लेजर से जो पैसा आया पूरा टीडीएस सबका मिला के वो यूज होगा। क्रेडिट लेजर का पैसा जमा होगा। अगर कोई अपीलेट अथॉरिटी से आपको वेवर रिलीफ आया होगा वो पैसा जमा होगा। पेनल्टी से कुछ रिडक्शन हुआ होगा तो वो पैसा जमा होगा आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में। और अब ये किसके लिए यूज होगा? जो आपकी सेल्फ असेस लाइबिलिटी है पुराने रिटर्न की, उसके लिए यूज होगा। करंट रिटर्न की, उसके लिए यूज होगा। प्रॉपर ऑफिसर को कोई डिमांड ऑर्डर होगी तो उसके लिए यूज होगा। 42 43 जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका कुछ मिसमैचिंग होगा तो उसके लिए यूज होगा। और कोई इंटरेस्ट टाइम टू टाइम एक्रू हुआ होगा तो उसके लिए यूज किया जाएगा ये लाइबिलिटी रजिस्टर। तो सिंपल था, डेबिट और क्रेडिट कैसे यूज किया जाएगा। चलो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। इन द मंथ ऑफ सितंबर मिस्टर सुमित हैज टू मेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ 1 लाख of which he has to pay tax 1,20,000. Amount of input tax rate available as on date 70,000. Last day of filing GSTR on 10th of next month, that is 10th October. Ashok made a payment 5th December. Calculate the interest. इवन दो उन्होंने GSTR 1 का डेट दिया है पर हमको GSTR 1 की डेट से नहीं लेना है। आपको पेमेंट करने का टाइम आपकी जो 3B फाइल होता है तब तक का मिलेगा। 3B हम अज्यूम करते हैं कि 20 अक्टूबर को फाइल किया है और यहाँ पे QRMP स्कीम नहीं ली है जो मैं रिटर्न चैप्टर में कवर करूँगा। तो ऐसे केस में 20 अक्टूबर को आपकी डेट ऑफ पेमेंट थी तो आपने 21 अक्टूबर से, सुनिएगा 21 अक्टूबर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। 21 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, पर ये ग्रॉस पे नहीं नेट पे करोगे। इसलिए आपका नेट जो है 5 लाख पेएबल आएगा और 50,000 पेएबल आएगा। और आप 21 अक्टूबर से तो 5 दिसंबर के नंबर ऑफ डेज आपके 46 होते हैं, 46 डे का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आप दोगे। इसमें मैंने नोट दिया है कि आपने QRMP स्कीम ऑफ नहीं किया क्योंकि वो केस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अलग होती है, ठीक है। नाउ ये 28 नंबर का प्रॉब्लम देखिएगा। यहाँ पे एग्जामिन द टैक्सेस टू बी पेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ का कितना टैक्सेस आपको देना है ऑन द बेसिस ऑफ बिलो इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मिस्टर जिंक एंड कंपनी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज दिया हुआ है। बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिया है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, स्टार्ट करना, ठीक है। ये इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आउटपुट टैक्स रिपोर्टेड अंडर IGST कॉलम पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ February which was not paid for the said period. Although note that input tax rate available in electronic credit ledger pertaining to input tax on purchases made during the month of July and no opening balance exists from previous tax period. ठीक है, वो कहते हैं IGST कॉलम में जो आउटपुट टैक्स है ये फेब का है, ठीक है। उसके बाद में ITC जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का ITC जो दिया गया है ये पूरा आपका जुलाई का है, ठीक है। एंड नो ओपनिंग बैलेंस एग्जिस्ट फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड। ITC पुराना कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो देखो अब बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, पहले हम रीड कर लेते फिर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे सेक्शन याद आए तो 49 है, 49B और 88A। 49(8) में अगर आपको याद होगा तो आपकी लाइबिलिटी पुरानी जो होगी तो पहले वो सेट ऑफ होगी आपके कैश लेजर से, यानी सेल्फ असेस लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर करंट टैक्स पीरियड, फिर डिमांड ऑर्डर, इस तरह से वो एडजस्टमेंट होगा। As per above provision, self-assessed tax previous tax period February shall be the first and later self-assessed tax current tax period July shall be adjusted.
पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, फॉरवर्ड चार्ज में आपको कितना देना है। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 14,75,000, 14,75,000, और ये जुलाई मंथ की है। फिर 28,34,000, 28,34,000, ठीक है। इसमें से क्रेडिट, अब देखो आपको एक बात मैं बताता हूँ, क्रेडिट हमारे पास कितना अवेलेबल है, तो क्रेडिट उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल और उन्होंने इतना दिया हुआ है क्रेडिट हमको, ठीक है। ठीक है, अब देखो सही ढंग से प्रॉब्लम पढ़ना। हम पुराने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए हमारा क्रेडिट लेजर भी यूज कर सकते हैं और कैश लेजर, जैसे इसके पहले वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे तो उसमें कैश लेजर यूज किया, लेकिन मेरे पास क्रेडिट के सफिशिएंट बैलेंस है, तो पुराने वाली लाइबिलिटी के लिए हम क्रेडिट लेजर पहले वो लाइबिलिटी फिक्स करेंगे, वो लाइबिलिटी यूज करेंगे। तो अब मैं अगर क्रेडिट में अरेंज करूं तो मेरा आईजीएसटी की लाइबिलिटी क्रेडिट है मेरे पास इस मंथ का, सीजीएसटी का है, एसजीएसटी का है। तो आईजीएसटी का क्रेडिट मैं पहले आईजीएसटी के लिए यूज करूंगा, जो पुरानी लाइबिलिटी है उसके लिए। तो ये पुरानी लाइबिलिटी होगी बेटा, पर मैं आईजीएसटी का क्रेडिट होगा। सर इस मंथ का होता, इस मंथ का होता तो भी मैं, जुलाई मंथ का होता तो भी मैं आईजीएसटी के लिए यूज करता। तो मुझे यहाँ पे वो भी देखना है कि जब मैं लाइबिलिटी रजिस्टर के लिए यूज करूंगा तो पहले मैं अपना क्रेडिट पुराने लाइबिलिटी के लिए यूज करूंगा, और फिर जो बैलेंस है मैं यहाँ कोई भी रेशियो में यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ 50% 50% लिया, मैंने यहाँ 50-50% लिया, पर मैं कोई भी रेशियो में यहाँ यूज कर सकता हूँ। दूसरा सीजीएसटी का क्रेडिट, सीजीएसटी में मुझे रिक्वायर्ड है, अगर बैलेंस होता है तो मैं एसजीएसटी सॉरी आईजीएसटी में भी यूज करता, पर जरूरत नहीं है, एसजीएसटी का एसजीएसटी में। तो इतना मेरा यहाँ पे कैश लेजर के थ्रू पेएबल है। ओके, इतना मेरा कैश लेजर के थ्रू पेएबल है। उसके बाद में अब मेरा कैश लेजर के थ्रू पेएबल तो आया नील, और ये इतना आया। अब मेरे पास यहाँ पे रिवर्स चार्ज में, क्योंकि उन्होंने कहा है रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी, तो ये रिवर्स चार्ज वाली लाइबिलिटी तो मुझे पूरी पे करनी पड़ेगी, इसके लिए तो मैं क्रेडिट यूज नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे 36,000, ओके 144 और 144 पूरा, यानी टोटल लाइबिलिटी जो है मेरी इतनी आएगी। ये मेरी टोटल लाइबिलिटी हुई है। अगर मैं आपको कहूँ तो पुराने इसका इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, तो पुराने इसका इंटरेस्ट जो है, ठीक है, अभी मैंने सेट ऑफ किया। ये क्वेश्चन मोस्टली इसके ऊपर था कि कैसे आपने लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी चाहिए, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो फरवरी का अगर मैं जुलाई में एडजस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। अब मेरे पास ओपनिंग में कोई क्रेडिट नहीं थे, क्योंकि मुझे अब इंटरेस्ट लाइबिलिटी नेट पे आएगी, ओपनिंग में मेरे पास कोई भी क्रेडिट नहीं थे, तो इसका मतलब मुझे पूरी लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो टोटली पेएबल थी और उसका मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। पर ये इंटरेस्ट पे प्रॉब्लम ही नहीं था, यूटिलाइजेशन पे प्रॉब्लम था, जो मैंने यहाँ पे दे दिया। मैंने सिर्फ इतना कमेंट दिया है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं मैंने बताया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आर द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लीकेबल फॉर पेमेंट अंडर जीएसटी लॉ? यस ऑब्वियसली बेटा, सेक्शन 49(9) कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लीकेबल ही होगा अगर आपने किसी और को बर्डन पास ऑन कर दिया होगा। तो ऐसे केस में ओके जो भी पेमेंट किया है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड तभी मिलेगा आपको जब आप प्रूव कर देते हो कि आपने किसी और को बर्डन पास ऑन नहीं किया हुआ है। तो यस डेफिनेटली प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट रिफंड चैप्टर में मैं और अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में व्हाट आर द प्रोविजन इन रिलेशन टू इंटरेस्ट अंडर जीएसटी इफ देर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट। अब तो ये क्लियर हो गया बेटा, नेट अमाउंट पे इंटरेस्ट आएगा। 18% नॉर्मली डिले पेमेंट ऑफ टैक्स का है, और मिसमैच हो जाता है तो 24% है। जहाँ एक्सेस क्रेडिट ले लिया या एक्सेस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है आपने कैलकुलेट की, 24% पे अभी ध्यान नहीं देना है, अभी 18% पे ध्यान देना है। कैलकुलेटेड ये डे बेसिस पे कैलकुलेट होगा, ओके। Provided that interest on tax with respect of supplies made during a tax period or declared in the return for the said furnish or the due date in accordance with the provision of section 39, क्योंकि 39 के हिसाब से जो है आपको इंटरेस्ट जो देना है वो रिटर्न की डेट के साथ ही पेमेंट करना है,
तो अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। और except where such furnished after commencement of proceeding under section 73-74, the shall be levied on that part of the tax paid by debiting electronic cash ledger। तो ख्याल रहे इंटरेस्ट अभी ग्रॉस लाइबिलिटी पे नहीं आएगा, इंटरेस्ट जो है आपका नेट जो कैश लेजर के थ्रू पेएबल है, इंपॉर्टेंट है, जो कैश लेजर के थ्रू पेएबल है उतने पे ही आपका इंटरेस्ट आएगा दोस्तों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में आ सकता है। मेसर्स एबीसी लिमिटेड हैव belatedly filed GST return under section 39 for the month of January after 60 days from the due date of filing return। यानी जनवरी की जो भी ड्यू डेट होगी, यानी एग्जाम्पल लेके चले अगर हम 20th फेब, ओके QRMP स्कीम नहीं है तो 20th फेब जो है हम लेके चले, तो वहाँ 60 डेज उसने डिले किया है। आउटपुट टैक्स पेएबल, आउटपुट टैक्स दिया हुआ है IGST CGST, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज दिया हुआ है, इनपुट टैक्स अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन दिया है। पर ख्याल रहे ये जो ITC हम यूज करेंगे ये रिवर्स चार्ज के पेमेंट के लिए नहीं यूज करेंगे, ये हमारा जो आउटपुट टैक्स है इसके लिए यूज करेंगे। और टैक्स पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो 2,80,000, उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से तुमने टैक्स कितना दिया है, 218, 262, 262। एग्जामिन द इंटरेस्ट पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ GST लॉ। What would be your answer if entire tax for the month January has to be paid through electronic credit ledger except the taxes to be paid under reverse charge? तो पहले तो मैंने यहाँ पे सेक्शन 50 की प्रोविजन दी, सेक्शन 50 में आपको जो कैश लेजर के थ्रू पेएबल है वही उसके पर ही इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे जहाँ तक है ये जो टैक्स है, ये टैक्स की जो पेमेंट हुआ 60 डेज का लेट हुआ, तो बेटा आपने कैश लेजर की टू 218, 262 और 262 पे किया है, तो आपको 218, 262, 262 पे 18% का इंटरेस्ट लगेगा। 60 डेज का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ये तो था 218 क्रेडिट लेने के बाद, यानी 450 माइनस 250 तो 2 लाख, ओके, 2 लाख प्लस रिवर चार्ज का 18,000, तो इस तरह से वो कैलकुलेट हुआ। यहाँ पे 218, ठीक है, 218 पे इंटरेस्ट लगेगा अगर आप देखोगे। अब सेकंड केस वो क्या कहते हैं, सेकंड केस वो कहते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इतना सफिशिएंट बैलेंस था कि उसमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आउटपुट टैक्स का पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि भाई सफिशिएंट बैलेंस क्रेडिट लेजर में है। अगर सफिशिएंट बैलेंस क्रेडिट लेजर में है, पर इसके साथ मैं आपको एक बार ये कह दूं कि रूल 86B का जो है 99% वाला क्राइटेरिया भी यहाँ अप्लाई मत करना। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये पूरा क्रेडिट यूज़ कर सकता है, 50 लाख के नीचे वैल्यू होगा या एक्सेप्शन में आता होगा, ओके, तो ये पूरा क्रेडिट यूज़ कर सकता है, ओके, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट बैलेंस है। अब वो बीच में 86B मत लाना, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे अगर ये पूरा क्रेडिट यूज कर रहा है तो भी उसके पास जितना भी क्रेडिट है वो रिवर्स चार्ज के लिए तो यूज नहीं कर सकता है ना। अगर वो रिवर्स चार्ज के लिए यूज नहीं कर सकता है तो फिर रिवर्स चार्ज वाला तो उसको टैक्स देना है, उसके लिए वो डिले हुआ 60 दिन, तो रिवर्स चार्ज में जितना अमाउंट आएगा उसके ऊपर तो इंटरेस्ट निकाला जाएगा ना, सही है ना, ठीक है। तो ये है रिगार्डिंग टू यहाँ पे जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जाना। चलो बेटा आज यहीं रुकते हैं, अच्छा खासा आपने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो बचा हुआ टॉपिक और इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। डन, ओके, बाय, गुड नाइट। वेल सो नाउ दिस इज क्वेश्चन एंड डिस्कशन टाइम, आर यू रेडी, ठीक है। एक बात मैं फिर से आपको सबको बता देना चाहूँगा, और बात वो ये है कि ये क्वेश्चन है डिस्कशन, एडिशनल डिस्कशन है जो आप बाद में यूट्यूब पे भी देख सकते हो। एक्चुअली लेक्चर हमारा 3.25 साढ़े 3 घंटे का है, उससे ज़्यादा नहीं है। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मैंने डाउट्स देखे कि सर लेक्चर जो है 4 घंटे का जा रहा है, तो प्लीज़ आप अपने जूनियर्स को या फिर जहाँ तक है अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए कि ये क्वेश्चन या डिस्कशन जो है एडिशनल सेशंस है, ये आप बाद में भी यूट्यूब पे कर सकते हो, लेकिन एज अ टीचर मैं चाहता हूँ कि ये जो है या आप मेरे साथ ख़त्म करो, तो ये सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा आपका ग्रिप आएगा। समझ गए दोस्तों? तो चलिए
यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन, क्वेश्चन डिस्कशन। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करना है। तो आईडीटी में इस बार जो है आपको 80 पार यानी 80 मार्क्स के ऊपर आपको मार्क्स मिलने चाहिए। ये आपका टारगेट होना ही चाहिए, उसके नीचे बिल्कुल मत सोचना। ये थॉट फिर से इतना डिप डाउन होना चाहिए कि ये थॉट यानी 80 के नीचे सोचिए कि आपकी नींद उड़ जानी चाहिए, ठीक है। तो यस, थॉट को पूरा डीप डाउन कीजिएगा। नाउ चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। दोस्तों, तो नाउ अब चैप्टर 8 हम स्टार्ट करेंगे, टीडीएस एंड टीसीएस। ये पेमेंट ऑफ टैक्स का ही पार्ट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली एग्जाम में यस इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए ये चैप्टर अच्छे से करके जाना। टोटल टीडीएस और टीसीएस पे मैंने 24 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपका रिवाइज भी मैं कर दूंगा, एज वेल एज जो है क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आईसीएआई मटेरियल के क्वेश्चंस, एग्जाम के क्वेश्चंस, आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस कुछ मैंने बनाए हैं। ओके, तो यस डेफिनेटली ये सभी क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द टीडीएस मैकेनिज्म इन जीएसटी। तो similar like income tax, the tax deduction at source is a mechanism where recipient of goods or service or both will deduct out of the amount payable to supplier an amount of such percent of value of supply and deposit the same to the account of government within the time prescribed। मतलब क्या, आपका जो रिसिपिएंट है वो आपका कुछ पैसा डिडक्ट कर लेगा और वो पैसा वो आपके जीएसटीएन पे गवर्नमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेगा, नो डाउट। उसके रजिस्ट्रेशन और आपके जीएसटीएन के नाम पे वो गवर्नमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देगा, जो आपके कैश लेजर में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये टीडीएस का एक सिंपल मीनिंग देखा हमने। हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में मैंडेट द फॉलोइंग पर्सन टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, ठीक है। ए, अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी अभी जीएसटी में टीडीएस सबको डिडक्ट नहीं करना है, जैसे 194 की सीरीज इनकम टैक्स में, वैसा जीएसटी में भी कुछ ही लिमिटेड लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, और सच पर्सन और कैटेगरी ऑफ पर्सन as may be notified by central or state government on the recommendation of council, following are the person notified by government under clause D। क्लॉज डी में गवर्नमेंट ने ओपन रखा हुआ है कि यहाँ पे ऐसे कुछ पर्सन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उनको भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी ए बी और सी ये तो डिडक्ट करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज नोटिफाइड पर्सन भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब ये नोटिफाइड पर्सन टीडीएस डिडक्ट करने वाले कौन, तो उसमें उन्होंने 3 कैटेगरी नोटिफाई किया, ए बी और सी। पहला, कोई भी ऐसी अथॉरिटी या बोर्ड जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी या बोर्ड जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, जिसमें मोर देन 51% जो है यानी विथ 15% या मोर पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का है, वो अथॉरिटी और बोर्ड भी टीडीएस काटेगी। जो सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होगी या लोकल अथॉरिटी होगी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो भी टीडीएस काटेगी। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी टीडीएस काटेगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना कि टीडीएस कौन कौन काटेगी, लर्न हो जाना चाहिए आपका, ठीक है दोस्तों। यस, now next, whether person liable to deduct tax even though if supplier has charged GST in his invoice। मतलब सप्लायर ने जीएसटी लगाया तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है क्या, ऑब्वियसली बेटा वो तो जीएसटी लगाएगा। मैकेनिज्म फिर से समझ लो, सप्लायर जो है, सप्लायर जब रिसिपिएंट और रिसिपिएंट गवर्नमेंट है, तो सप्लायर जो है यहाँ पे
वैल्यू जो है 1 लाख की है, ये वैल्यू 1 लाख की है, उसके ऊपर जीएसटी भी लगाएगा 12,000 रुपये, ये 12,000 रुपये उसने जीएसटी लगा लिया। ओके, तो 1 लाख और जीएसटी 12,000 रुपये, तो एक्चुअली गवर्नमेंट को टैक्स तो सप्लायर ही देगा और वो 12,000 रुपये ही देगा सप्लायर को। ओके, गवर्नमेंट को उसकी लाइबिलिटी 12,000 है, जीएसटी R1 में भी 12,000 बताएगा, 3B में भी उसकी लाइबिलिटी 12 हो जाएगी। पर गवर्नमेंट जो भी टीडीएस काटेगा बेटा यहाँ पे, तो गवर्नमेंट जो टीडीएस काट रहा है वो इसके कैश लेजर में जमा हो जाता है। ओके, इसके कैश लेजर में वो टीडीएस जमा हो जाता है, और यहाँ पे यानी नोटिफाइड पर्सन जो भी टीडीएस काटेगा इस बिल का वो इसके कैश लेजर में जमा होगा, उतना ये कम पे करेगा सप्लायर को। और यहाँ पे ये जो जो भी टीडीएस या कैश लेजर में जमा हुआ वो ये 12,000 के पेमेंट के लिए वो यूज कर सकता है कैश लेजर का, पर इसको तो पूरी अपनी लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, इनवॉइस में भी वो जीएसटी काट रहा है। ओके, तो यस बेटा, यहाँ पे टीडीएस वो सिचुएशन में भी डिडक्ट होगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टीडीएस? थ्रेशोल्ड लिमिट है 2.5 lakhs। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नीड टू बी कंसीडर। ख्याल रहे आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है, इनवॉइस पर इनवॉइस नहीं। हाँ, उस कॉन्ट्रैक्ट में आप 4 इनवॉइस दोगे तो 4 इनवॉइस पर, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ओके, और आपका नॉट द इनवॉइस वैल्यू और पेमेंट अमाउंट। टीडीएस कटेगा पेमेंट पे, जैसे जैसे आपका रिसिपिएंट पे करेगा, समझ लो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 4 लाख है तो 4 लाख में वो पहले 1 लाख का पेमेंट कर रहा है, उस पर वो डिडक्ट करेगा। टीडीएस कटेगा पेमेंट पे, लेकिन टीडीएस वो काटेगा या नहीं काटेगा ये तो डिसाइड होगा बेटा आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे। However, for the purpose of ascertaining threshold limit, value of supply shall consider as a amount excluding taxes। हाँ, ख्याल रहे आपका जो भी वैल्यू सेक्शन 15 के हिसाब से होगा वो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कंसीडर की जाएगी, जिसमें जीएसटी एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें जीएसटी एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे, पर बाकी जो है सेक्शन 15 के हिसाब से बाकी कोई टैक्सेस लगते हैं, जैसे एक्साइज लगता है, वैट लगता है, सीएसटी लगता है, तो वो कंसीडर होगा, लेकिन जीएसटी एलिमेंट नहीं किए जाएंगे। एक्सक्लूडिंग टैक्सेस मतलब जीएसटी। ओके, जीएसटी एलिमेंट एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द कैटेगरी ऑफ पर्सन whom the provision of TDS not applicable। देखो, पहले तो नोटिफाइड कैटेगरी को ही अप्लीकेबल है, उसमें भी कौन से ऐसी कैटेगरी की जहां टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, या इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स एग्जाम में आ सकती है। पहला, authority under Ministry of Defense even though it's a department or establishment of government, local authority or government agencies। ओके, पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टीडीएस नहीं काटेगा। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ फ्रॉम वन पीएसयू टू अनदर पीएसयू हु इज नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब अब एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को सप्लाई कर रही है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच टेक प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर, नेमली डिपार्टमेंट or establishment of government, state government, local authority or government agency and person specified under clause D of section 51(1)। यानी जो भी पर्सन नोटिफाइड है, अगर वो एक में ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को दे रहा है, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट को दे रही है, या नोटिफाइड पर्सन सोसाइटी को दे रही है, पीएसयू को दे रही है, तो जब ये एक में ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो सिचुएशन में टीडीएस नहीं कटेगा। ऑल्सो कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां टीडीएस नहीं कटेगा, बहुत अच्छी लिस्ट है। देखो, तो इस ये हमने सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन में देखा था कि अगर टैक्सेबल वैल्यू आपकी कॉन्ट्रैक्ट की टोटल है ना, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपका 2.5 लाख से नीचे है या इक्वल्स टू है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ज़्यादा है of both taxable and exempt supply but value of taxable supply under the said contract less than। मतलब क्या है कि आपको exempt supply को डिडक्ट करना पड़ेगा, और जो taxable supply है वो अगर 2.5 लाख से नीचे है या 2.5 लाख तक है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आपका गुड्स अगर एग्जम्प्टेड होगा या सर्विस एग्जम्प्ट होगी तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। उसके बाद में गुड्स ऑन विच जीएसटी इज नॉट लेविएबल, जिसके ऊपर जीएसटी की लेवी नहीं है, उससे रिलेटेड टीडीएस नहीं काटा जाएगा, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम गैस वगैरह। वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन द स्टेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर रिसिपिएंट इज लोकेटेड, ये हमने एक प्रोविजो देखी थी। ये प्रोविजो में लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड पीओएस, यानी सप्लायर भी सेम स्टेट में है और पीओएस भी सेम से, महाराष्ट्र में ही सप्लायर है और महाराष्ट्र में ही पीओएस है, तो ऐसी सिचुएशन में इवन दो मेरी सर्विस लेने वाला पंजाब वाला होगा, रिसिपिएंट बाहर का होगा, पर दोनों अगर यहाँ पे है तो फिर पंजाब गवर्नमेंट मेरी टीडीएस नहीं काटेगी।
ऑल एक्टिविटीज मेंशन इन शेड्यूल 3 वहाँ टीडीएस नहीं कटेगा। वेयर द पेमेंट रिलेट टू टैक्स इनवॉइस दैट हैज बीन इशूड बिफोर 1/10/2018, वैसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, इनवॉइस अगर 1/10/2018 के पहले होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब तो आपने नहीं भी लिखा तो चलेगा। वेयर टैक्स टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स चार्ज में होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। वेयर पेमेंट इज मेड टू एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ओके, अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो केस में गवर्नमेंट टीडीएस नहीं काटेगी, और शेष होगा तो शेष का टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये लिस्ट बड़ी अच्छी है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे रिलेटेड ही एडजस्टमेंट्स आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, एमसीक्यू क्वेश्चन में आएंगे। तो बाय हार्ट ये लिस्ट लर्न करके चले जाना कि टीडीएस कहाँ कहाँ नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, चलो चलिए बेटा, ये एग्जाम्पल देखो। सप्लायर वाई ऑफ मुंबई मेक द टैक्सेबल सप्लाई वर्थ ₹10,000 and exempt supply 20,000 in an invoice bill of supply to Finance Department of Government of India, located New Delhi, where contract for supply is for ₹6 lakhs, 2,60,000 for taxable including GST and 3,40,000 for exempt supply. The rate of GST 18%. Following payment is being made by GOI to Y 10,000 value of taxable supply plus 1,800 integrated tax plus 20,000 as a value of exempt supply. Whether any deduction of TDS is required. पहली बात तो देखो बेटा, एग्जाम सप्लाई तो वो तो हम लेंगे नहीं। अब टैक्सेबल सप्लाई जो है यहाँ पे, ओके देखो, पहले तो यहाँ पे एक आज हमने जो सप्लाई किया वो 10,000 का किया और एग्जाम सप्लाई हमने 20,000 का किया, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं गवर्नमेंट के साथ वो 2,60,000 के टैक्सेबल सप्लाई के हुए हैं और 3,40,000 के एग्जाम सप्लाई के हुए हैं। तो हमें पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करना है कि हम टीडीएस काटेंगे या नहीं काटेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे अगर हम फोकस करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे फोकस करते हैं कि टीडीएस काटेंगे या नहीं काटेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में एग्जाम सप्लाई तो हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और वो भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और जीएसटी रेट 18% है, तो जीएसटी डिडक्ट करके आपकी वैल्यू होगी यानी 2,60,000 ओके डिवाइडेड बाय 118 ओके इंटू 100 होगा, तो आपका 2,20,338 आ रहा है। तो 2,20,338 यानी 340 राउंड अप करके आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वैल्यू जो है आपका 2.5 लाख से कम है, तो वो सिचुएशन में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लिखने का तरीका जरूर देखिएगा। फिर आपका नो डाउट टीडीएस तो पेमेंट बेसिस पे होता था, अगर टीडीएस काटना पड़ता तो फिर हम 10,000 पे टीडीएस काटते थे, लेकिन टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत ये सिचुएशन में नहीं है। तो ऐसे केस में कौन कौन टीडीएस काट सकते हैं ये शॉर्ट में आपने लिखा। यहाँ 2,50,000 ओके 1% से टीडीएस कटेगा, और 2,50,000 का आपने क्राइटेरिया भी दे दिया यहाँ पे कि वो सिचुएशन में टीडीएस काटा जाएगा। तो यहाँ पे वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 220 निकली, इसलिए आपको टीडीएस डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, ये वाला। चलिए बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में मैं जैसा आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारा आज का डिस्कशन एंड करते हैं। आज मुझे ये चैप्टर, मुझे पता है कि हमारा रेगुलर डिस्कशन को ही ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आज मुझे ओपनिंग करनी थी, स्टार्ट तो भी करना था। ये चैप्टर तो मैंने स्टार्ट कर दिया, कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल टाइम है। हमें अगर 10-15 मिनट भी मिलते हैं तो इसका फ्लेवर मैं ज़रूर रखूँगा, सो दैट आपको बहुत इसका यूज़ हो और आप ये सब्जेक्ट एंजॉय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे आज का सेशन रोकते हैं, नेक्स्ट सेशन हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। डन, ओके, गुड नाइट। नाउ क्वेश्चन देखिएगा, आसमान लिमिटेड हैड सप्लाइड गुड्स टू अ लोकल अथॉरिटी 7,56,000। अगर सप्लाई लोकल अथॉरिटी को किया तो नोटिफाइड पर्सन है और वो टीडीएस आपका काटेगी अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 12%। Determine the amount of tax to be deducted at source. Also determine the interest liability if the amount of tax deducted at source is 15/10/2017 is deposited as on 20/12/2020 XX। एक मिनट, इसको भी XX कर देना।
इसको भी XX कर देना, यानी 1510 एंड अक्टूबर 20 XX का है, और डिपॉजिट भी आपने दिसंबर में किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलिए, तो आपका TDS जो कटेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर होगी तो कटेगा, 1% CGST और 1% SGST कट होगा। नाउ इंटरेस्ट अगर आपने अगले महीने के 10 दिन में नहीं दिया, जैसे अक्टूबर में आपने डेट दिया तो आपने 10 नवंबर तक दे देना चाहिए था, तो इंटरेस्ट लगता है 18% पर एनम से, हमने लॉ लिखा। आपका अगर बैकवर्ड कैलकुलेशन करें, क्योंकि ये इंक्लूसिव ऑफ GST था, बैकवर्ड कैलकुलेशन करें तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6,75,000 आती है, मतलब यहाँ TDS की प्रोविजन अप्लाई होती है, और TDS आपका 1% काटा गया तो आपका 13,500 का TDS कटेगा, ठीक है। तो आपकी ड्यू डेट थी TDS जमा करने की 20/11/20XX। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ GST आपका यहाँ पे यस दिसंबर में था। पीरियड ऑफ डिले अगर हम देखा जाए तो 40 दिन हुए, 20 दिन आपके जहाँ तक देखा जाए नवंबर के, और 20 दिन आपके दिसंबर के, 40 डेज। तो 13,500 की TDS पर आपको इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम, यहाँ पे 40 डेज का। ओके, तो आपकी जो भी अमाउंट होगी, यानी 13,500, वहाँ दिया ही है 13,500, ओके, इंटू 40 डेज डिवाइडेड बाय 365, तो 266 जो है आपका इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Manihar Enterprises, registered in Delhi, is engaged in the supply of various goods and services exclusively to government department or agency and a person notified under section 51 of the CGST Act. उन्होंने खुद ही कह दिया है कि मनियार जो है, मनियार जब सप्लाई कर रहा है तो बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी को सप्लाई कर रहा है, और हर वो नोटिफाइड पर्सन जो सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट में रजिस्टर्ड है. It has provided the information relating to supplies made, their contract value and payment due against each month, against each of them in the month of October. ठीक है. Supply of stationery or fishery stationery to fisheries department, कोलकाता. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,60,000 है. पेमेंट ड्यू इन अक्टूबर 15,000 है. पहले तो ये देखो कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इसलिए काम आती है ये डिसाइड करने के लिए कि TDS कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है. और उसके बाद में आपकी जो अमाउंट रहेगी पेमेंट अमाउंट, उसी पेमेंट ड्यू अमाउंट पे TDS कटेगा, ठीक है. जैसे जैसे पेमेंट होगे उसी पेमेंट ड्यू अमाउंट पे TDS कटेगा. और यहाँ पे ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ GST दिया हुआ है, तो हमें GST रेट चाहिए. नीचे GST रेट उन्होंने 18% दिए हैं. ओके, तो अगर आप GST रेट से बैकवर्ड कैलकुलेशन करो तो 2,60,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, यानी यहाँ पे 2,20,000 कुछ अमाउंट आ रही है. अगर 2,20,000 अमाउंट आते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस अमाउंट पे 15,000 पे TDS नहीं कटेगा. ओके, तो लिखने का तरीका देखो. सेक्शन 51, कौन से नोटिफाइड पर्सन है, क्या रेट से GST कटेगा, नोटिफाइड पर्सन कौन कौन है ये भी मैंने दे दिया. टाइम मिले तो पूरे लिखना, नहीं तो थोड़ा इसको शॉर्टकट मार देना इस आंसर को, कि भाई गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, लोकल अथॉरिटी होगी एंड एक्सेट्रा, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे TDS कटेगा. पर पूरा लिखो तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है. कि कौन से नोटिफाइड पर्सन है. उसके बाद में बेटा पहले केस में, अब इसमें टेबल का प्रेजेंटेशन देखो, क्योंकि कहीं CGST का TDS कट सकता है, SGST का कट सकता है, IGST का कट सकता है. तो अब आपने एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है, और एक एक पॉइंट यहाँ पे जो है, यहाँ पहला तो आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है, ओके, यहाँ 2,60,000 है, पेमेंट ड्यू 15,000 है. पर नोट 1 में हम एक्सप्लेन कर देंगे बैकवर्ड कैलकुलेशन से कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लेस देन 250 आ रही है, इसलिए कोई TDS नहीं कटेगा, कोई TDS यहाँ पे नहीं कटेगा. चलो, एक एक एडजस्टमेंट, नीचे के एडजस्टमेंट आपने मत देखना, मेरे साथ डिस्कस करना, ठीक है. सप्लाई ऑफ कार रेंटल सर्विस टू म्यूनिसिपल
कॉरपोरेशन दिल्ली। ओके, अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कार रेंटिंग सर्विस दी है, ठीक है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कार रेंटल सर्विस दी है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,95,000 है, डिवाइडेड बाय 118 इंटू 18, 2,95,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100। यहाँ पे डॉट अगर आप देखो बैकवर्ड कैलकुलेशन से तो 2,50,000 तक यहाँ पे 2,50,000 आ रही है अगर जीएसटी निकाल लो। आपको टीडीएस कब काटना पड़ेगा? आपको टीडीएस बेटा तब काटना पड़ेगा जब आपकी वाली 2,50,000 से ज्यादा हो। देखो बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, डॉट 2,50,000 तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, 2,50,000 से ज्यादा हो तो ही टीडीएस कटेगा। तो ऐसे केस में ये भी सिचुएशन में कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो हम सेकंड केस अगर देखें तो कोई टीडीएस इसमें नहीं है। नोट 2 दी हुई है, नोट 2 का कैलकुलेशन 2,50,000 है। ओके, डज नॉट एक्सीड्स 2,50,000, इसलिए ये सिचुएशन में टीडीएस नहीं कटेगा। चलो नाउ 3, सप्लाई ऑफ हेवी मशीनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू लोकेटेड इन उत्तराखंड। मशीनरी सप्लाई की और 5,90,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी सप्लाई किया और उत्तराखंड में सप्लाई किया, जबकि हमारा बंदा जो है ये जो है दिल्ली का है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है, मशीनरी उत्तराखंड में जा रही है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तराखंड में है और वहाँ का ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो पीएसयू के केस में जो है यहाँ पे टीडीएस कटता है। तो ऐसे केस में बेटा यहाँ देखा जाए तो यस टीडीएस कटेगा और 5,90,000 बैकवर्ड कैलकुलेशन से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डेफिनेटली 2,50,000 के ऊपर है, तो टीडीएस कटेगा। ये डिसीजन तो हमने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे ले लिया, पर टीडीएस 50,000 पे यहाँ पे काटा जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एक मिनट, सप्लाई हेवी मशीनरी एक कितना अमाउंट है वो, सॉरी 25,000, मेरे से गलती हो गई, वही तो मैं देखो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये 25,000, तो 25,000 का यहाँ पे इंटू, तो यहाँ 25,000 का टीडीएस 500 रुपये आईजीएसटी के इसमें कटेगा, आपका आईजीएसटी के इसमें कटेगा, ठीक है। चलो वेल बेटा, सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू दिल्ली ऑफिस एट नेशनल हाउसिंग सोसाइटी। दिल्ली में सप्लाई किया इसलिए ये इंट्रा है। और सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सोसाइटी अगर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है तो यस ये जो सप्लाई है बेटा ये एक्चुअली नोटिफाइड पर्सन है और ये नोटिफाइड पर्सन है, तो ये सिचुएशन में भी टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। तो 6,49,000 डेफिनेटली बैकवर्ड कैलकुलेशन करो तो भी 2.5 लाख के ऊपर ही रहेगा। तो जितना पेमेंट ड्यू हुआ है उस पर टीडीएस काटा जाएगा, यानी यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी 500 काटा जाएगा, जिससे रिलेटेड आपको एक प्रॉपर नोट जो नीचे मैंने दिया है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहाँ पे वो क्या कहते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद एग्रीमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब देखो आंध्र भवन जो है दिल्ली में है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ये दिल्ली का है, ओके ये दिल्ली का है। और यहाँ पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आंध्र भवन ये भी दिल्ली में है, ये दिल्ली में है, ठीक है। और रिसिपिएंट जो है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है। पर अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स आपको पढ़ाऊँ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका प्लेस ऑफ सप्लाई उसी स्टेट में माना जाता है जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो आपका एलओएस दिल्ली में है, पीओएस भी दिल्ली में होगा। अगर एलओएस और पीओएस दिल्ली में होगा और रिसिपिएंट अदर स्टेट में होगा तो एक प्रोविजो अप्लीकेबल हो जाती है, और ये प्रोविजो कहती है कि यहाँ पे जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ये सिचुएशन में ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, ये सिचुएशन में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, इवन द अमाउंट 12,39,000 का है। तो आप आंसर देखोगे तो यहाँ कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर हम 5 में जाए कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और अगर हम नीचे 5 में जाए तो प्रोविजो टू सेक्शन 51(1) यहाँ पे क्या कहती है वो लिखा गया। सेक्शन 12(3) प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा,
आईजीएसटी में कवर हो जाएगा, तो वो जरूर लिखना एक पॉइंट कि प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो एलओएस और पीओएस सेम स्टेट में होने की वजह से यह टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये नोट्स बहुत केयरफुली लिखना, उसके ऊपर मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद में वापस आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वो कहते हैं सप्लाई प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड पोस्ट कार्ड टू वेस्ट दिल्ली पोस्ट ऑफिस आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रुपीज 9,72,000, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई बुक्स एग्जाम 7 lakhs और प्रिंटेड पोस्ट कार्ड 2,72,000। अब आपको पता है कि एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड किया जाता है, तो बचा 2,72,000। इसका अगर आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हो 2,72,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, तो ये 2.5 लाख के नीचे जाता है, 2,50,000 के नीचे जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा यहाँ पे, तो कोई टीडीएस इस पे देखो यहाँ नहीं काटा गया। इससे रिलेटेड नोट जो है वो केयरफुली पढ़ना। नोट ये कहती है कि सबसे पहले तो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई, तो टीडीएस जो है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई की बढ़ती है तो ही निकलेगा। यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो टैक्सेबल सप्लाई 2,72,000 का है, तो उसकी वैल्यू 2,50,000 के नीचे आ रही है, इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा। और एक लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है, ओके, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन अ सॉरी 7 नंबर देखो, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन अ म्युनिसिपल एरिया ऑफ ईस्ट दिल्ली, the maintenance contract entered into with Municipal Corporation of Delhi also involve replacement of defect light and other spares. However, the value of supply of goods is not more than 25% of value of composite supply. Activity in relation to Article 243W. एक एग्जम्पशन है गवर्नमेंट सेक्टर का। अब इतने सारे एग्जम्पशंस गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें एक एग्जम्पशन ये भी है, अगर आप याद करोगे, नहीं होगा तो बुक ओपन करके देख लेना। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है और जिसमें कंपोजिट सप्लाई, जिसमें मटेरियल की वैल्यू 25% से ज़्यादा नहीं है और वो आर्टिकल 243W के तहत सर्विस दी जा रही है, तो वो एग्जाम सप्लाई में कवर होता है। और अगर ये एग्जाम सप्लाई में कवर होता है तो एग्जाम सप्लाई होगा तो उसका टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका भी कोई टीडीएस नहीं काटा गया है। ओके, इसका भी कोई टीडीएस नहीं काटा गया है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7 नंबर की नोट जो है प्रॉपरली दी गई है कि भाई यहाँ कंपोजिट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज का जो आर्टिकल 243W का होता है, ओके, तो यहाँ उसको एग्जम्पशन मिलता है। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट जो है ये एक तरह का गुड्स और सर्विस का सप्लाई और 25 से कम है, 25% से कम है, इसलिए एग्जम्प्ट है। इसका टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट्स को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो आप, क्योंकि इतना लेंदी लिखना मुश्किल जाता है, पर यस थोड़ा वो शॉर्ट करके आपको सभी नोट्स प्रॉपरली कवर करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा प्रॉब्लम एग्जाम पर्पस के लिए आरटीपी में आया है, मैं आपको कहूँगा अच्छे से करके जाना ये प्रॉब्लम, ठीक है। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यश शॉपी, a registered supplier of Jaipur, is engaged in supply of various goods and service exclusive to government department, agency, local authority or person notified under section 51 of CGST Act. You are required briefly explain the provision relating to TDS under section 51 of the CGST Act and also determine the amount of tax, if any, to be deducted from each of the receivable given below. Assuming that the payment as per contract value are made on 31st October, the rate of CGST, SGST, IGST may be assumed 6, that is 12%. Supply of computer stationery to PSU located in Mumbai, हमारा बंदा जयपुर का है और PSU मुंबई में है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,72,000 इंक्लूसिव ऑफ GST। बैकवर्ड कैलकुलेशन करोगे ये केस में तो यहाँ पे वैल्यू 2,50,000 के नीचे है। पर लिखने का तरीका क्या है, पहले तो आप प्रोविजन प्रॉपरली लिखो कि नोटिफाइड पर्सन गवर्नमेंट एजेंसी। देखो यहाँ पे मैंने देखो इसके पहले वाले प्रॉब्लम में थोड़ा डिटेल में लिखा, नोटिफाइड पर्सन भी कौन होने चाहिए वो भी लिखा, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कर दिया कि भाई अदर नोटिफाइड पर्सन। ये लिखने का तरीका है। वहाँ क्यों मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजेक्शन ज़्यादा थे, मे बी सोसाइटी के थे, PSU के थे, इसलिए मैंने वो वाले प्रॉब्लम में जो है थोड़ा सब डिटेल में दिया। क्योंकि वो पहले वाले नोट में फिर ये भी कवर हो जाता है कि PSU नोटिफाइड है, सोसाइटी नोटिफाइड है।
लेकिन अगर यहाँ पे सोसाइटी वगैरह नहीं है, पीएसयू है, तो आप इसमें शॉर्ट में भी ये कह सकते हो कि अदर नोटिफाइड पर्सन विच इंक्लूड्स पीएसयू वगैरह। तो जो जो दिए गए उसका ही आपने नोट में ऐड कर देना, इतना पूरा लिखने के बजाय, तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे सिचुएशन में वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है तो टीडीएस, तो पहले केस में तो टीडीएस कटेगा ही नहीं क्योंकि वैल्यू 2,50,000 से नीचे है। प्रेजेंटेशन का तरीका यहाँ पे, अब ये तरीका मैंने अलग यूज़ किया। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में नोट्स नीचे दी थी, या नोट्स यहीं दे दिया, या रिमार्क का कॉलम बना लो आप एग्जाम में और रिमार्क में दे दो, तो ये अच्छा और अलग वे का प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन आप अलग अलग करो सो दैट आपके पेपर एक जैसे नहीं लिखने चाहिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन जरूर अलग अलग करो। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट, सप्लाई एयर कंडीशनिंग टू जीएसटी डिपार्टमेंट लोकेटेड इन दिल्ली, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ख्याल रहे ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, मतलब 2,50,000 के ऊपर है। 2,50,000 के ऊपर है तो यहाँ टीडीएस कटेगा और 2,55,000 पे कटेगा। देखो यहाँ उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जितनी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उतने पेमेंट हो गए, यहाँ पार्ट पार्ट पेमेंट नहीं है। अगर पार्ट पार्ट पेमेंट है तो पेमेंट जितना है उसमें टीडीएस कटेगा, लेकिन अब इसके पहले वाले प्रॉब्लम में क्या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अलग थी, पेमेंट वैल्यू अलग थी। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे डिसीजन ले रहे थे कि टीडीएस काटेगा ही नहीं काटेगा, और पेमेंट वैल्यू पे टीडीएस कटेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और पेमेंट वैल्यू सेम है तो फिर तो सवाल ही नहीं, फिर तो उतनी अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। सप्लाई, थर्ड देखो, सप्लाई ऑफ जनरेटर रेंटिंग सर्विस टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3,50,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर मैं बैकवर्ड कैलकुलेशन करूँ तो 2,50,000 के ऊपर आ रहा है, 2,50,000 के ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे टीडीएस काटा जाएगा और वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का टीडीएस काटा जाएगा। अब देखो यहाँ एक बात बता देता हूँ, ये एग्जाम का प्रॉब्लम है और इसके पहले वाला प्रॉब्लम जो है वो आरटीपी का है। अगर इसके पहले आपको प्रॉब्लम आरटीपी का है तो आरटीपी में बहुत सी बार डरा देते आपको, बहुत कुछ पूछ लेते, क्योंकि आरटीपी में उनको एक तरह का रिवीजन करवाना होता है आपसे। एग्जाम में इतना टफ नहीं पूछते, इससे साबित होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने देखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A central government department located at Uttar Pradesh is registered with Commercial Tax Department UP state for deducting GST. ठीक है, it enter into a contract with PSU registered under GST in the state of Delhi for supplying goods valued 3,50,000. The PSU argues that no tax is deductible on the supply by central government department as it is located outside the state of Uttar Pradesh and therefore not liable to tax under CGST or SGST as it is a local levy, and IGST taxation is not applicable if it is located in other state other than state of department is registered. You are required to comment on this. सोचिए थोड़ा, और आपकी कमेंट क्या है, मैं वेट करूंगा, बताओ आपकी कमेंट क्या है। सोचा आपने? बहुत ही सिंपल था। अगर आपको याद होगा तो अगर एक नोटिफाइड पर्सन दूसरे नोटिफाइड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है या गवर्नमेंट दूसरे नोटिफाइड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो एग्जम्प्ट है बेटा, एग्जम्प्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो उन्होंने ये देखा, ये देखो, सर्टन स्पेसिफाइड पर्सन आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 के ऊपर होती है। However, the tax is not liable to be deducted at source when supply of goods and or services has taken place between one specified person to another specified person. Since the both central government department and PSU are specified person, tax is not deductible in case of supply between them. Simple था, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। सेकंड वाला देखो, would there be any difference if instead of PSU it was an entity in a private sector, applicable tax rate of 1% versus 2%? अब देखो बेटा, यहाँ पे एक उत्तर प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और PSU जो है रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ दिल्ली है। PSU की जगह कोई प्राइवेट एंटिटी होती तो क्या टीडीएस डिडक्ट होता? अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सेम होती 3,50,000, ओके, तो यहाँ पे 3,50,000 2,50,000 के ऊपर है तो प्राइवेट एंटिटी है तो डेफिनेटली यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होता। तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ सेकंड का आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट आईजीएसटी 2%। सिंस प्राइवेट एंटिटी, ये आईजीएसटी डिडक्ट होता 2%, प्राइवेट एंटिटी इज नॉट अ स्पेसिफाइड पर्सन। तीसरा, इफ द प्राइवेट सेक्टर एंटिटी अंडरटेक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर अबव डिपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली, what would be the position of tax deduction when contract value is 5 lakhs?
अगर कोई प्राइवेट एंटिटी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में लेती है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेती है फॉर अवर डिपार्टमेंट इन दिल्ली, डिपार्टमेंट तो यूपी का है पर दिल्ली में लेती है, व्हाट वुड बी अ पोजीशन ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो एक प्रोविजो है, प्रोविजो के बेस पर ही आंसर रहेगा। अगर आपको याद होगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही जगह है, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा मतलब ही आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही कहती है कि वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तभी बोला जाएगा जब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाएगा। तो सप्लायर भी दिल्ली का है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली का है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके प्रोविजो अप्लीकेबल हो जाती है और टीडीएस नहीं कटता है। तो ये यहाँ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में होने की वजह से या नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, यानी पहले प्रोविजो और उसका आंसर आप दोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद में फोर्थ, द डिसबर्सिंग ऑफिसर हैज नॉट पेड द टीडीएस इन द मंथ ऑफ February 20XX, ठीक है, अमाउंटिंग टू ₹2 lakhs अंडर CGST and 2 lakhs अंडर SGST डिपार्टमेंट अकाउंट ऑन relevant due date, but he has paid on 14th May 20XX. Further, return for that month is also filed on that date and the certificate also issued simultaneously. What are the consequences on such failure to the disbursing officer under the GST law? ये अच्छा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, या अगले महीने के 10 तारीख तक आपने पे कर देना चाहिए, पर नहीं दिए, रिटर्न भी नहीं दिया आपने, सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, तो आपको 18% पर एनम का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट तो लगेगा ही। लेट फी भी लगेगी आपको फॉर डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न, और 5,000 विच एवर इज हायर, और अप्लीकेबल पेनल्टी भी आपको यहाँ लगाई जाएगी। ठीक है, अप्लीकेबल पेनल्टी भी आपको लगाई जाएगी। अच्छा पॉइंट था लास्ट वाला। चलो, चलिए दोस्तों, कुछ तो क्वेश्चन डिस्कस हुए, कुछ तो रिवाइज हुआ, बस ऐसे ही पढ़ा करो। आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो तो ऐसे ही पढ़ना कि सब्जेक्ट के साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी देखना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज यही रुकते हैं, रिमेनिंग डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नाउ ईसीओ पे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। डिफाइन ई कॉमर्स इन ई कॉमर्स ऑपरेटर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सेक्शन 244 के हिसाब से ई कॉमर्स मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। यानी कोई भी गुड्स या सर्विसेज डिजिटली सप्लाई करना या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे ऑर्डर लेके सप्लाई करना, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। और ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब जो ये चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है या मैनेज कर रहा है, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाता है बेटा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुविधा टेक्नोलॉजीज इज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस कस्टमर्स। चेन्नई क्रिएशंस obtain ownership rights of an e-commerce platform developed by Suvidha Technologies by paying a specified amount against the ownership right of said portal. ठीक है, Chennai Creation also entered into annual maintenance contract with Suvidha Technologies for technical maintenance of the said portal. ठीक है, Chennai Creation supplied its own goods and services to the said portal to ultimate customer. Examine who is the e-commerce operator in given case as per the provision of GST law. ध्यान से सुनना, सुविधा टेक्नोलॉजीज ने डेवलप किया। चेन्नई क्रिएशन ऑब्टेन ओनरशिप राइट्स ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, जहां आपने वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सवाल इस पे ऊपर नहीं है कि कौन टीसीएस कटेगा या नहीं कटेगा, सवाल सिर्फ इतना पूछा है कि कौन ई कॉमर्स ऑपरेटर है। हाँ, यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है सुविधा टेक्नोलॉजीज को फॉर टेक्निकल मेंटेनेंस ऑफ सेड पोर्टल। ठीक है, तो देखो सेक्शन 244 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस जो अभी हमने देखा कि जो डिजिटली गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रहा है,
और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स अ पर्सन हु ओन ऑपरेट और मैनेज digital or electronic facility platform. In given transaction, e-commerce platform is developed by Suvidha Technologies. However, ownership of electronic platform is sold by Suvidha to Chennai Creations. Thus, Chennai Creations is the owner of e-commerce platform and also operate or managing the said platform for supply its own goods. In view of definition of e-commerce operator, Chennai Creation will own, operate or manage digital or electronic facility or platform for electronic commerce. Suvidha Technology is merely providing annual management services. Therefore, सुविधा ये ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होगा, चेन्नई क्रिएशंस ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा। यहाँ ये नहीं सवाल था कि टीसीएस कटेगा या नहीं कटेगा, यहाँ सिर्फ इतना सिंपल सवाल था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, इज एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर? क्या सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस काटना जरूरी है? ब्रॉड सेंस में तो यस, एज पर सेक्शन 52 एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर not being an agent shall collect an amount calculated at such rate not exceeding 1% and 0.5% on net value of taxable supplies made through it by other supplier where consideration with respect of such supplies are collected by the operator. But following are the exception where ECO need not to deduct TCS, sorry, या TDS नहीं चाहिए, यहाँ TCS चाहिए। ठीक है, TCS ECO purchase the goods or service from trade vendors and where he sell its through his own website। देखो, अगर फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ते हो तो किसी और का गुड्स अपने पोर्टल से बेचना जिसका कंसिडरेशन उसको मिल रहा है और बाद में वो दे रहा है तो वो ईसीओ माना जाएगा और टीसीएस काटेगा, और ये सभी केस में काटना पड़ेगा। पर अपनी गुड्स परचेस और सेल कर रहा है तो नहीं। ईसीओ अगर एजेंट होगा तो नहीं। ECO not receiving the consideration for supply from the recipient of supply, यानी सप्लायर को डायरेक्ट कंसिडरेशन मिल रहा है तो फिर यहाँ पे टीसीएस नहीं कटेगा। और ECO सप्लाइज द गुड्स एंड और सर्विस ऑन हिज ओन बिहाफ, यानी वो अपनी गुड्स सेल कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे टीसीएस नहीं काटा जाएगा। तो ये उसके एक्सेप्शन है रिगार्डिंग टू टीसीएस। चलिए how can actual supplier claim the credit of this TCS? सिंपल है, अगर जो भी टीसीएस काटा गया वो कैश लेजर में जमा हो जाएगा और सप्लायर के और कैश लेजर में जमा होने के बाद वो यूज कर सकता है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। देखो, टीसीएस विच इज डिपॉजिटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर इनटू गवर्नमेंट अकाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन कैश लेजर ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन हुज अकाउंट सच कलेक्शन हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड रिटर्न फाइल्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। The same can be used at the time of discharge of tax liability in respect of supplies by the registered person। ठीक है, now next है explain the applicability of TCS in accordance with the provision of GST Act। ठीक है, ये तो हमने देखा। TCS person liable to collect at source, threshold limit ECO रहेगा, threshold limit नील रहेगी, रेट ऑफ कलेक्शन अंडर जीएसटी 1% यानी 0.5 अभी अप्लीकेबल है। कितने वैल्यू पे कट होगा तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ये नेट वैल्यू क्या होती है, तो जो सेल्स रिटर्न होता है वो डिडक्ट करने के बाद वैल्यू आती है, उससे नेट वैल्यू कहते हैं। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीसीएस टू द गवर्नमेंट विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, और 0.5 यहाँ से जीएसटी और एसजीएसटी रहेगा। ठीक है, चलो चलिए ये देखो क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द वेदर टीसीएस एज पर सेक्शन 52 इज डिडक्टेबल ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू कलेक्ट टैक्स इफ कंसिडरेशन फॉर सप्लाईज इज नॉट कलेक्टेड बाय हिम? नो, अगर उसने कंसिडरेशन लिया ही नहीं तो एज पर सेक्शन 52(1) वो टीसीएस काटने के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, What is the time at which tax should be collected at source by electronic commerce operator? ECO ने टैक्स कब कलेक्ट करना चाहिए तो उससे रिलेटेड फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है कब कलेक्ट करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट को डिपॉजिट अगले महीने के 10 तारीख तक कर देना चाहिए, पर टैक्स कलेक्ट करना चाहिए नहीं,
वो नहीं दिया है. हाउएवर इट मे बी कॉन्स्टिट्यूट टू बी अ डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर. पर नॉर्मली जब सप्लायर के बिहाफ पे उसको पैसा मिल जाएगा, जैसे अमेजोन को सप्लायर के बिहाफ पे जिस दिन पैसा मिल जाएगा उस दिन उसने यहाँ पे टीसीएस काटना चाहिए और अगले महीने के इसमें डिपॉजिट करना चाहिए, पर वैसी कोई डेट तो नहीं दी है. नेक्स्ट, टाइटन सेल्स वॉच ऑन इज ओन थ्रू इट्स ओन वेबसाइट. तो ये भी टीसीएस नहीं काटेगा क्योंकि खुद का गुड सेल कर रहा है. ठीक है. उसके बाद में एबीसी लिमिटेड हु इज द डीलर ऑफ टाइटन ब्रांड सेल्स द वॉचेस थ्रू फ्लिपकार्ट अमेजोन. तो ये केस में यस, फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो है वो टीसीएस काटेगी. और लास्ट, इफ वी परचेज द गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स एंड सेलिंग देम आउट आवर वेबसाइट अंडर ओन बिलिंग, तो नो, यहाँ पे भी टीसीएस नहीं कटेगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, टीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर वेयर कंसिडरेशन इज टू बी कलेक्टेड बाय इश्यू. In this case, there are two transactions where we purchase the goods from vendors and where we sell through website. The first transaction is GST level will need to be paid to our vendor on which credit is available to us. The second transaction supply on our own account and not by other supplier. There is no requirement to collect TCS, लेकिन हमें नॉर्मल वे से उसका टैक्स जो है पे करना पड़ेगा. ठीक है, चलो. उसके बाद में मिस्टर एक्स इज अ सप्लायर सेलिंग हिज ओन प्रोडक्ट थ्रू वेबसाइट होस्टेड बाय हिम. डज ही फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ ईसीओ वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस ऑन सप्लाई? नहीं, वो ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में तो आता है. देखो क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है. क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में आता है? यस, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर में आएगा क्योंकि वेबसाइट चला रहा है, लेकिन वो टीसीएस नहीं काटेगा क्योंकि अपने गुड्स बेच रहा है. Okay, however, according to section 52, TCS is required to collect on net value of taxable supplies made through it by other supplier where consideration is to be collected by the issue. In given case, someone is selling their own product through a website. There is no requirement to collect. Someone मतलब यहाँ पे मिस्टर एक्स इज सेलिंग ओन प्रोडक्ट, तो फिर यहाँ टीसीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है. अदर सप्लायर के गुड्स अगर वो बेचता है तो ही टीसीएस कटेगा. Next, is an e-commerce operator supplying goods through its electronic portal in a capacity of an agent. The goods belongs to B and consideration of such supply is received by A and remitted to B as per the contractual arrangement. A require your help arriving the rate at which tax to be collected from the amount which is received against the supplies. A e-commerce operator है, पर वो कहते हैं कि एज ए एजेंट काम कर रहा है. ठीक है, पैसा लेके वो दे रहा है पर वो एज ए एजेंट काम कर रहा है. तो एज पर सेक्शन 52(1) टीसीएस प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल इन केस वेयर ईसीओ इज एन एजेंट ऑफ सप्लायर. In present case, being a issue is supplying goods through electronic portal in a capacity of agent, hence liability to collect TCS does not arise, क्योंकि वो एज ए एजेंट काम कर रहा है. ठीक है, और क्लियरली कहा है कि जो एजेंट है तो वो टीसीएस नहीं काटेंगे. Now next, X book a hotel in Udaipur, Rajasthan through e-commerce portal for an amount of rupees 25,000. ठीक है. As per the terms of condition, amount was payable at the hotel at the time of check-in. Whether TCS provision shall apply in present case. थोड़ा ध्यान सुनना. होटल है, अगर ये होटल यहाँ पे उदयपुर का होटल है, अगर होटल नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तो 9(5) लग जाता है. सुनिए ध्यान से, होटल नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तो 9(5) लग जाता है. और वो सिचुएशन में यहाँ पे 100% लायबिलिटी ईसीओ पे. और अगर होटल रजिस्टर्ड है तो फिर टीसीएस कटेगा, फिर टीसीएस करेगा. देखो, नो, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 टीसीएस प्रोविजन शैल ट्रिगर ओनली व्हेन ईसीओ रिसीविंग द कंसिडरेशन फॉर सप्लाई द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई. इन प्रेजेंट केस सप्लायर द होटल इज डायरेक्टली रिसीविंग द कंसिडरेशन फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस एक्स, hence the present transaction will not trigger the TCS. और ये इसमें ये भी कहा है कि कंसिडरेशन जो है वो डायरेक्ट सप्लायर को मिल रहा है. वो यहाँ ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है पर कंसिडरेशन डायरेक्ट सप्लायर को मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में टीसीएस नहीं कटेगा. ठीक है,
चलो, और 9(5) की प्रोविजन भी मेरे हिसाब से नहीं लगेगी। 9(5) की प्रोविजन इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि कंसिडरेशन डायरेक्ट सप्लायर को मिल रहा है। 9(5) तब लगता है जब कंसिडरेशन रिसिपिएंट को मिल रहा है, ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रहा है, तो 100% लायबिलिटी ईसीओ की होती है। ठीक है। Now next, does the net value of taxable supply includes all transaction made through इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? अब देखो, जैसे जब नेट वैल्यू निकालते हैं तो नेट वैल्यू जो निकलती है मेरे हिसाब से एक सप्लायर वाइज निकलती है। जैसे टोटल वैल्यू जो ईसीओ ने किया यहाँ पे, सॉरी सॉरी पिक्चर गायब था। तो नेट वैल्यू जो है, नेट वैल्यू यहाँ पे सप्लायर वाइज की, उसका टोटल सप्लाई कितना हुआ लेस रिटर्न कितना है उसके बेस पे होता है। तो देखो, नेट वैल्यू डज नॉट इंक्लूड ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू सप्लाई सर्विस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट अंडर 9(5), और नेट वैल्यू में 9(5) के ट्रांजेक्शन्स नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि 9(5) में मैं टीडीएस क्यों काटू, टीसीएस क्यों काटूंगा, क्योंकि उसके ऊपर तो 100% दे रहा हूँ। तो net value of taxable supplies is aggregate value of taxable supplies of goods or services both other than service notified under 9(5) made during the month by all taxable person through electronic commerce operator. Okay, aggregate value of taxable supplies returned to supplier during said month. Okay, तो ये reduce होगा, वो बेटा रिड्यूस होगा। इवन तो इन्होंने एग्रीगेट किया है, पर एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में वो सप्लायर वाइज होता है। ये सप्लायर का एग्रीगेट कितना, इतना, ये सप्लायर का एग्रीगेट कितना, और नेट वैल्यू कितना, और नेट वैल्यू पे आपका टीसीएस काटा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैचिंग कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विद सुटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल बोला है। जैसे 52(8) of CGST Act, details of outward supply furnished by every operator for the month of tax collected shall be matched with the corresponding details of outward supply furnished by concerned supplier. ईसीओ जो है, ईसीओ को इसका रिटर्न फाइल करना पड़ता है कि जो उसने टीसीएस काटा उसका, तो उसने सप्लायर वाइज जो भी डिटेल्स दी है कि भाई सप्लायर की बिहाफ पे जितना भी उसने सप्लाई किया होगा जिसका टीसीएस काटा है, वो सप्लायर जब GSTR1 फाइल करेगा उसके साथ मैच होना चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल, प्यूकेयर लिमिटेड सोल्ड iPhone 65 मोबाइल्स वाया शॉपकट ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू अ कस्टमर वर्थ ₹55,60,000 for the month of November, and same customer returned the iPhone worth ₹9,60,000. So net supply for the month of November would be 55,60,000 minus 9,60,000 and 46 lakhs. ठीक है। नाउ एज पर सेक्शन 52(4) ऑफ CGST Act, Shopkart will have to furnish the statement electronically containing the net outward supply 46 lakhs up to 10th December, which is to be matched with the details of outward supply furnished by PQR Limited under section 39 और एंड 37 भी कह सकते हो आप। 37 GSTR1 में उसको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, और 39 में वो 3B जो फाइल करेगा। ओके, तो उसके साथ वो मैच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अंडर मल्टीपल ई-कॉमर्स मॉडल कस्टमर बुक अ होटल वाया ECO, who in turn is integrated with ECO2, who has agreement with the hoteliers. In this case, ECO1 will not have any GST information of hoteliers. Under such circumstances, which e-commerce operator would be liable to collect TCS? तो इस पे CBIC क्लैरिफिकेशन था कि जो लास्ट ECO रहेगा, जो लास्ट ECO रहेगा, जब एक से ज़्यादा ECO के थ्रू बुकिंग हो रही है तो जो लास्ट ECO रहेगा वो TCS काटेगा, जो लास्ट ECO रहेगा वो TCS काटेगा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, फॉरेन ई-कॉमर्स ऑपरेटर डू नॉट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया सिंस दे ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड बट देयर सप्लायर एंड कस्टमर आर लोकेटेड इन इंडिया. So in this scenario, will TCS provision be applicable to e-commerce operator? If yes, how will be foreign e-commerce operator obtain registration? Where register supply is supplying the goods or service through foreign e-commerce operator to a customers in India, such foreign e-commerce operator will liable to collect TCS on such supplies and would require to obtain registration in each state or union territory. Yes, उन्हें registration लेना पड़ेगा. If foreign e-commerce operator does not have any physical presence of particular security, he may अपॉइंट एजेंट इन दिस बिहाफ, पर उसे TCS काटना पड़ेगा, इंडिया में पे करना पड़ेगा, उसके लिए एजेंट भी
अगर हो सके तो अपॉइंट करना पड़ेगा, उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा। तो वो तो 95 ईसीओ जैसा ही ये प्रोविजन है बेटा। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन इंडिपेंडेंट केसेस योर एक्सपर्ट एडवाइस, चलो आपकी एडवाइस चाहिए, with appropriate reasoning is sought on applicability of TDS and TCS. Adequate reasoning भी चाहिए, मार्क्स है उसके ऊपर। Under CGST Act, you shall also quantify the amount of TDS and TCS as the case may be if same is applicable. Top Fashions, a designer cloth dealer and registered in the state of West Bengal, effected supply through Quick Deal, a electronic commerce operator. Net value of taxable intrastate supplies effected for the month of October 2019 is 1,50,000. यस गुड्स है, ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रहा है, गुड्स सप्लाई होता है, सर्विस को तो ठीक है अलाउड है, एग्जाम थ्रेशोल्ड अलाउड है, पर गुड्स तो है, तो ये केस में टीसीएस काटा जाएगा और 0.05% काटा जाएगा, और नेट वैल्यू जो है 1,50,000 उसके ऊपर काटा जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम ही बड़ी इजी थी, सिंपल एग्जाम थी। Next, Mrs. Super Builder, a registered supplier in Tamil Nadu, was awarded a works contract by government of Tamil Nadu amounting 4,30,000. Of this, value of exempt supply 1 lakh. ठीक है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, एग्जाम 1 लाख है, बचा 3,30,000। तो 3,30,000 यानी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2-2.5 लाख से ज़्यादा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टीडीएस कटेगा। ओके, तो यहाँ पे टीडीएस 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी कटेगा, सिंपल था। टेस्टी कैटरर्स, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ केरला, प्रोवाइड कैटरिंग सर्विस इन कोची, केरला टू गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इट्स एनुअल ट्रेनिंग कैंप हेल्ड फॉर इट्स स्टाफ। वैल्यू ऑफ सेड सर्विसेज इज 4,50,000। कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा देखो, सिंस इन गिवन केस लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन सेम स्टेट, यस कैटरिंग सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई, अब यहाँ ही आपको पीओएस के कंसेप्ट यूज होते हैं, हम पीओएस में देखेंगे। तो कैटरिंग सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे, तो आपका प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस जो है अगर सेम स्टेट में है और लोकेशन ऑफ सप्लायर भी सेम स्टेट में है, तो फिर यहाँ पे टीसीएस नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ वो प्रोविजो अप्लाई हो जाएगी। पर ये बेटा टाइम पे जिसको क्लिक हुआ ना उसको ठीक है, जिसको नहीं क्लिक हुआ वो गया। और हम अज्यूम करते हैं कि वैल्यू जो है, ये नोट भी डाल देना कि अबव वैल्यू इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। चलिए, चलिए तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, टीडीएस एंड टीसीएस। ठीक है, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।